63 mr square by 2. ओके, वेरिएशन सारे हैं, डेफिनेटली किसी न किसी का तो गलत हो नहीं है। बहुत ही आसान है, बोल दिया। अगर आपके जिनके भी आंसर्स गलत आ रहे हैं तो इनको एडिशन में दिक्कत आ रही है। ओके, 57 mr square by 2। सी ऊपर देखेंगे, आप देख लेंगे, अपना अपना वेरीफाई कर लेंगे। सी ऊपर देखेंगे, क्या बताएंगे? डिस्क का इसका वोट कितना होता है? ये 1/2 फिनिश। हमें इसी का वोट सभी का निकालना है। तो यहाँ देखोगे सभी का तो निकालने के लिए एक का निकाला अभी कितने का? 1/2 लिखा हुआ 1/2 के लिए, येलो वाले के लिए। बाकी लोगों का तो यहाँ पे अपना कितना होगा? ये व्हाइट वाले का यहाँ पे कितना होगा? कौन बताएगा? यहाँ पे कितना होगा? 1/2 होगा। हमें यहाँ पे नहीं चाहिए ना, इसका यहाँ पे चाहिए, इसके यहाँ पे चाहिए। तो 1/2 यहाँ पे हो गया। ICM प्लस MDS स्क्वायर, ये D कितना हो गया? R प्लस R 2R हो गया। तो डेट प्लीज एक का ये जो यहाँ पे 1/2 प्लस MDS स्क्वायर, D की जगह पे 2R, तो 1/2 ऐसा कर लेंगे। बाकी सारे जो MR स्क्वायर तो चलता ही रहेगा। इनका ये सिंगल वाले का 1/2 हो गया। यहाँ पे नीचे हमें यहाँ पे चाहिए ICM प्लस MDS स्क्वायर से यहाँ ट्रांसफर किया। D की वैल्यू 2R है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ऐसे कितने? 1 2 3 4 5 6 सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे तो 6 से मैग्नीफाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। 6 से मैग्नीफाई करके ऐड कर देंगे। बाकी MR स्क्वायर बार बार लिख लोगे तुम, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये अगर मैनेज हो गया तो बाकी आपको 4 ऑप्शन में है। MR स्क्वायर जो ऑप्शन होता है ना, हर एक में दिया रहेगा। बाकी ये यहाँ से आंसर डिसाइड होगा। डेट ली 1/2 प्लस क्या कर लेंगे आप? तो डेट मेरे 9/2 आ जाएगा। 9/2 इंटू 6 54/2 55 या क्या आ रहा है? 55/2 MR स्क्वायर। किसी को अभी भी दिक्कत बता देगा। लास्ट में MR स्क्वायर तो मैनेज कर देंगे आप। जिसको अभी भी दिक्कत है बता देगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा इंटायर सिस्टम का। तो ये येलो वाले के सेंटर का वोट निकालना, यहाँ पे निकालना। येलो वाला का अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2, और बाकी लोगों का भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इसका यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें कहाँ चाहिए? इसका यहाँ पे चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICM प्लस MDS स्क्वायर 1/2 प्लस तो 2R स्क्वायर, डेट भी 1/2 प्लस 4 हो जाएगा। MR स्क्वायर हटा दिया हमने। तो डेट भी ऐसे कितने लोग हैं? 6 लोग आते हैं। एक का लिख करके 6 से गुना कर दिया, बाकी पूरे को जोड़ दिया जो आया। तो उसमें MR स्क्वायर कंटिन्यू कर लेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। अब ये जो 7 डिस्क का कॉम्बिनेशन था, तो इंटायर जो डायग्राम दिया होता है, इन सभी के सेंटर ऑफ मास का वोट निकल के आ गया। इन सभी के कहाँ पे निकल के आ गया? तो आप देखेंगे कुछ अदर लाइक एक्सिस दिए जा रहे हैं, उसका वोट आप फाइंड करें। ये क्वेश्चन, ये 7 डिस्क हैं, 7 कॉइन्स बोले जा सकते हैं या 7 डिस्क बोले जा सकते हैं। 7 डिस्क बोले जा सकते हैं या 7 क्या लिखा हुआ है। और इस इंटायर सिस्टम का ये पूरी ज्योमेट्री का तो इस एक्सिस का वोट अपने फाइंड कर लिया। नाउ अब कहाँ पे ट्राई कर ले आप? यहाँ पे ट्राई करने बोल रहा है, यहाँ पे निकालने बोल रहा है। इस इंटायर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे इस एक्सिस का वोट आपको पता कर रहा है। यहाँ पे इस एक्सिस का वोट बताते हैं। कैसे निकालेंगे पहले तो ये बताओगे? 57/2 MR स्क्वायर। इसके वोट आपको बताना पहले से। हाँ, पहले क्या करेंगे? इसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ऊपर देगा लोग, याद है किसी को ऐसे बताते कि 4 डंडे हैं, 4 डंडे मिलकर स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं, तो किसी कॉर्नर का वोट निकालना है। तो पहले बताते फंडा कि पहले किसका वोट निकालोगे? सेंटर ऑफ मास पे निकालोगे। फिर क्या कर देंगे हम लोग? पैरेलल एक्सिस ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा ऊपर देगा, यहाँ पे निकालना। तो बोलेंगे इस इंटायर सिस्टम का पहले इसका सेंटर ऑफ मास का वोट निकालेंगे। सिमेट्री से तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। इसके वोट निकालेंगे। इसका वोट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आ चुका है?
55/2 यहाँ पे निकाल लिया। अब आईसीएम का वोट निकाल लिया, इसके वोट निकालना, तो आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर कर लेंगे, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। एम के लिए तो किसका है, एम के लिए तो सिर्फ एम लेंगे या 7m लेंगे, 7m लेंगे। क्यों 7m लेंगे, तो सभी लोगों को वहां पे निकाल रहे हैं, सभी का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 7 इंटू, और डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से हमें पता है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो डी की वैल्यू आर के बराबर है। 69/2 किसी को कंफ्यूजन है बता देगा, यहाँ पे निकालना था, हमें पता है, आईसीएम पता है, आईसीएम पता है, आईसीएम की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, कितना 55/2। हमें यहाँ पे निकालना है इसका वोट, दैट इट विल बी आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, आईसीएम 55/2 प्लस एम इंटू एम के जगह पे एम या 7m, 7m, सर हम 6 क्यों नहीं ले रहे आप? हाँ सराउंडिंग में 6 है ना, ये टोटल सिस्टम करेगा इसलिए 7। तुम ही बताओ ना किसका ले रहा है, इसका वोट सबका निकालना था या सिर्फ मतलब बाकी लोगों का निकालना, सभी का निकालना ना, तो इसका वोट किसका था, वो सभी का था। अब सभी का कहाँ पे चाहिए, तो सभी का ट्रांसफर करेंगे, टोटल मास 7m ही यूज करेंगे। जिनको अभी भी दिक्कत है बता देगा, क्या नहीं आ रहा है, 7m तो ले रहे हैं। ये तो इतना ही आसान काम है ना, कि जैसे आप अगर जहाँ पे 5 लोग हैं, 5 से फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स आपके हैं और आप एक अलग है, आपको जो है कि तो लाइक पिज्ज़ा बुक करवाने हैं, तो 5 करवाओगे 6 करवाओगे, अरे 6 करवाएंगे ना, क्या बात है। इतना ही काम है कि सभी को खाना है ना, तो 6 करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे कितने लोगों का ट्रांसफर करना है, ये इस एक्स को सबका चाहिए और सभी लोग का चाहिए या 6 लोग का चाहिए, अरे इस कम्बिनेशन का इस एक्सिस का वोट चाहिए ना, इसके पूरे जो इंटायर सिस्टम में जितने भी डिस्क हैं सभी का इसका वोट चाहिए, तो पहले सभी का इसका वोट निकाल लिया, जो कितना है 55/2 आया। अब सभी का इसका वोट चाहिए, तो टोटल मास यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 7m का ट्रांसफर करेंगे। ये बाकी जो है तो यहाँ भी mr² लिखा हुआ, 55 में भी mr² लिखा हुआ, 55/2 mr² यहाँ भी है, 55/2 mr² यहाँ भी है, हाँ या नहीं। आगे ऐड ऑन कर लो, कितना आ जा रहा है ये, 69/2। क्लियर हो गया लोगों को, ये सवाल सबसे पहले जो है किसी तो ओलंपियाड में पूछा गया था, उसके बाद जो है कि आपका नीट जेई मेन में तो पूछा जा चुका, आपके वाले प्रीवियस ईयर में भी पूछा नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बताएंगे आप लोग, इंटायर सिस्टम का यहाँ पे बताएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, डिस्क ये 7 डिस्क का सिस्टम ही है, 111/2 ओके। एनीबॉडी एल्स, जोड़ने का काम दिया गया, वन 1/2, बहुत आसान है। यहाँ पे कितना 55/2 आईसीएम हो गया प्लस एमडी स्क्वायर, एम में 6m या 7m, 7m सभी का ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, पहले सभी का इसका वोट निकाल लिया, सभी के यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे निकालने के लिए आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, एम की जगह पे 7m और डी की जगह पे यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 आ रहा है। यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी 6m लेंगे या 7m लेंगे, अभी भी काफी लोग कंफ्यूजन आ सकता है।
ICM प्लस MD² M के जगह पे 7M, M के जगह पे 7M, सभी का ट्रांसफर करना है, सभी का सेंटर ऑफ मास का वोट निकाल लिया, सभी का कहाँ पे निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास का वोट निकाल लिया। ICM प्लस MD² D की जगह पे कितना लिख लूँ, 2 का स्क्वायर डेट विल बी 4, कंप्लीट में तो हमारा स्क्वायर बाहर ले लोगे, डेट विल ऐड ऑन करेंगे, डेट विल बी 1/2 हमारा स्क्वायर। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी बता देगा। तो 1 मोर एक्सरसाइज ट्राई कर लें आप। ओके, कैसे कैसे है बताएंगे आप। ये सर ये डिस्टेंस 3r हो जाएगा, सेंटर के अबाउट को निकाले 55/2 और फिर 3r को मैग्नीफाई कर लेंगे 7m के लिए। ओके, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है कहीं ना कहीं ये हर एक एक्सेस में पूछा हो, इसका वोट, इसका वोट, इसका वोट या इसका वोट, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग एक्सेस के वोट पूछे हुए हैं। क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता हो चुका है, सेंटर ऑफ मास का वोट ऑलरेडी पता हो चुका है, दैट विल बी 55/2 प्लस 7 टोटल मास का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 7 इंटू D², डी के जगह पे कितना, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो डेट विल बी 3r, 3r का होल स्क्वायर करोगे डेट विल 9 आ जाएगा, ऐड ऑन कर लेंगे डेट विल 55 प्लस 120 कितना आ जा रहा है, 181/2 ये हमारा स्क्वायर डायमेंशनली आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचे कि लास्ट में हमारा स्क्वायर कहाँ से आ जाता है, वो सभी जगहों पे लिखा हुआ, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इंश्योर करेंगे कि डायमेंशनली हमारा स्क्वायर तो आना ही आना। 4 ऑप्शन जहाँ पे रहेंगे तो सभी में हमारा स्क्वायर तो मेंशन रहेगा, हमारे यहाँ से तो आंसर डिस्टिंग्विश हो जाएगा। किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो बता देगा। 7 कॉइन्स का केस था, ये फंडा वही है कि पहले सेंटर ऑफ मास का वोट निकालो और फिर सभी का क्या कर दें आप, तो जिस भी एक्सिस का वोट निकालना था इंटायर सिस्टम को, उस एक्सिस पे वोट क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। काफ़ी लोगों के मन में ऐसा आ सकता है कि मैं क्या करूँ, इसका इस वाले डिस्क का तो हम यहाँ पे जानते हैं, इस इंडिविजुअल डिस्क का आपको पता है ना कि यहाँ पे कितना होता है, इस इंडिविजुअल डिस्क का यहाँ पे सिर्फ इसी का कितना होता है MR, यहाँ पे 3/2 होता है, इस इंडिविजुअल को होता है, इस इंडिविजुअल का यहाँ पे 3/2 होता है, हाँ या नहीं। काफ़ी लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा कि इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र करें, फिर इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र करके इसको यहाँ पे करें, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, बट वो लंबा पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आ रही बात, उनसे प्रोसेस से भी किसी दूसरे तरीके से भी आंसर आ जाएगा, बट वो लंबा पड़ेगा। बेहतर यही रहेगा, ये फंडा होता है कि पहले हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास का वोट निकालें और ट्रांसफ़र कर दें। पहले सबको समझाते हुए आ रहे हैं हम। तो सेम क्वेश्चन जो है तो 7 डिस्क में, 7 डिस्क के जगह पे तो क्या करेंगे आप, होमवर्क के रूप में करेंगे जाके घर पे। ये क्या कर लेंगे आप, 7 रिंग मान लेंगे, क्या कर लेंगे, ये 7 रिंग का सिस्टम है, और वही 4 एक्सिस को होमवर्क के रूप में करेंगे जाके घर पे लोग, ऐड करने का काम है। अगर आप घर पे ये काम कर लोगे तब आपको याद रहेगा कि हाँ कुछ ऐसा करवाया था क्लास में, और जहाँ पे भी मिलेगा तब कर लोगे। ये 4 एक्सिस कौन कौन सा एक्सिस दिख गया, ये ऐसे 4 एक्सिस, इन सभी का वोट होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर हो गया होगा लोगों को। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस 7 रिंग का सिस्टम के लिए यहाँ पे निकाल लोगे एक बार, दूसरी बार यहाँ पे निकाल लोगे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे निकालने के लिए आपको यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, लास्ट वाले का ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस
यहाँ से आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने निकाल लिया, ठीक है। नहीं वो जो है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो हमें जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास का वोट पता होना चाहिए, और फिर किसी नया एक्सिस का वोट निकालना हो, जो एक्सिस क्या होना चाहिए, जो एक्सिस पुराने वाले एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एक्सिस का वोट हमारा होना चाहिए, वो जरूरी है, आपको बता रखा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। तो ये याद कर लेंगे आप घर पे जा करके, जोड़ने का काम है, आपको इतना दिन इंश्योर करना होगा कि आप कर लेते हैं हम काम। बाकी अगर दिक्कत होगा तो आपको नेक्स्ट टाइम करवा देंगे। एक बार रिंग मानते हुए कर लोगे, क्लियर हो गया ये। दूसरी बार क्या मानते हुए कर लोगे, होलोस्फेयर मानते हुए कर लोगे, 7 होलोस्फेयर का सिस्टम है। और नेक्स्ट क्या कर लोगे, सॉलिड 7 सॉलिड स्फीयर का सिस्टम है। तो एक बार अप्लाई करके घर पे देख लेंगे आप। बाकी रिंग के लिए तो डेफिनेटली कर लेंगे, बाकी होलोस्फेयर सॉलिड स्फीयर में भी तो एडिशन का काम कर लिया हम लोग। डिस्कशन क्या करते, ध्यान से ऊपर देगा, क्या क्या नाम दिया गया था, टॉर्क, ट्विस्टिंग फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सियल फोर्स, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्यों नाम पड़ा था, डायरेक्शन एक्सिस के लोग होता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता। एंटी क्लॉकवाइज कब होता, प्लस के कैप के लिए, और क्लॉकवाइज कब होता है। और स्पेशल केस बताया था, सुनेगा लोग कि टॉर्क को तो हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू एफ, या इसे क्या बोला, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, क्या बोला था, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। हाँ नहीं, मैं उसी को लिखा हूँ, दोनों अलग अलग नहीं करा हमने। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे यही एप्लीकेशन चलता, फोर्स एंड फोर्स वाली लाइन पे क्या एक्सिस से क्या डाल देते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। और अगर आर परपेंडिकुलर 0 हो गया तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है, मतलब क्या होता है इसका मतलब, जिस पॉइंट का वो टॉर्क निकाल रहे हैं, फोर्स उसी पॉइंट से पास कर गया, फोर्स उसी पॉइंट से पास कर गया, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है। ऐसे फोर्स को क्या नाम पुकारते हैं, टॉर्कलेस फोर्स। उसे क्या नाम पुकारा गया था, टॉर्क पैदा ही नहीं कर रहा है। टॉर्क जन्म, लेकिन फोर्स का जन्म क्यों हुआ था, टॉर्क पैदा करने के लिए, बर्तन देने के लिए, पावर देने के लिए, बट ये कर नहीं पा रहा, तो क्या बोलेंगे इसे, टॉर्कलेस बोलेंगे। तो टॉर्क के बारे में तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर ऐसा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी सिस्टम पे लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो यूटिलाइज करेंगे क्या होता है उस केस में, तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऐसा लग रहा है, डंडा है, येलो वाला क्या हमारा डंडा है, येलो वाला क्या हमारा, येलो वाला डंडा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो इसमें यह स्टेटमेंट लिख लें, इक्वल अपोजिट फोर्स किसी पे लग रहा है, या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। और कपल तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो आप लिख नोट कर लेंगे, प्योरली रोटेशनल मोशन पैदा करता है। कपल कैसा मोशन प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, बोथ नन, ऐसा कुछ बोला जाएगा तो क्या कहेंगे आप, तो कपल जो है तो प्योरली रोटेशनल मोशन डेवलप करता है सिस्टम में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया, एटलीस्ट 2 बार स्टेटमेंट पूछा हुआ आपका, किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इसी को आगे चल के इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं आगे चल करके हम लोग, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। बाकी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसी को कपल बोल रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा तो वहाँ पे कैसा मोशन डेवलप होता, तो प्योरली रोटेशनल मोशन। किसी डंडे पे देखोगे प्योरली रोटेशनल मोशन क्यों डेवलप होता है, ध्यान से देख लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, ये फोर्स आई कैप और ये किधर है हमारा, तो नेट फोर्स 0 है। प्योरली रोटेशन ही क्यों होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन कितना 0, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0, तो v = u + at से कुछ नहीं मिलना। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फाइनल वेलोसिटी भी, तो ट्रांसलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। क्लियर हो गया होगा लोगों को। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा तो नेट फोर्स 0 हो गया, बट जो है तो सेंटर का आउट, तो सेंटर का आउट देखेंगे कि हमें क्या कर रहा था, तो टॉर्क डेवलप हो रहा नहीं हो रहा, तो टॉर्क डेवलप हो रहा है। ये बताएंगे कोई, ये एग्जाम्पल आप डेली करते हैं, ये एग्जाम्पल आप डेली करते हैं। मास एम लेंथ एल का डंडा था, मास एम लेंथ एल का क्या था हमारा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें सेंटर का आउट, तो सेंटर का आउट टॉर्क लेना, इस पॉइंट का आउट टॉर्क लेना। तो बताया था कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई फोर्स रहेगा तो जिस पॉइंट का आउट निकालना है उस पॉइंट से फोर्स वाली लाइन पे क्या डाल देंगे, तो ये फोर्स वाली लाइन है, ये फोर्स वाली लाइन है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, कितना हो गया ये, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया टॉर्क का,
FL/2 हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया FL/2। और डायरेक्शन बताऊंगा वो जो टॉर्क का क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बोले या माइनस के कैप बोले एक ही बात है, तो डायरेक्शन ही माइनस के कैप क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड इसका FL/2, इसका मैग्नीट्यूड FL/2 क्लॉकवाइज, और इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। अगेन क्या है, तो ये फोर्स जो है सेंटर का वोट क्या हमारा अगेन क्लॉकवाइज है, अगेन कैसा है क्लॉकवाइज है, तो डाटा FL/2 मैग्नीट्यूड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज, दोनों ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऐड होंगे, तो डेट मीन नेटवर्क वैल्यू FL। तो कल ही बताया था नेटवर्क इक्वल टू क्या होगा हमारा, नेटवर्क इक्वल टू I अल्फा, तो अल्फा आ रहा है तो अब आगे क्या करेगा ये, और ये बता रखा है डेफिनेशन किसी फिक्स एक्सिस का वोट घूमेगा, वो सेंटर का वोट फिक्स, सेंटर फिक्स है स्टेशनरी, और उसका वोट क्या करेगा दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ऐसे मोशन को कहे तो प्योर ट्रांसलेशन बोलते हैं, प्योर रोटेशन बोलते हैं, बोथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो किसी एक्सिस का वोट तो लेकर रोटेशन कर रही है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन मोशन करते इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स में क्या डेवलप होता है, प्योरली रोटेशनल मोशन डेवलप होता है। इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स में क्या डेवलप होता है, डेली का एग्जांपल बताएंगे आप, ऐसा डेली आप करते हैं प्योरली रोटेशनल मोशन। प्योरली रोटेशनल मोशन का तो डेली जो तुम्हें करना ही करना है वो एग्जांपल बताओगे, साइकिलिंग और कुछ, साइकिलिंग के अलावा कलम देना, देखेंगे वो वाला दो, ये वाला कलम में क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे अगर ऐसे, यहाँ से अगर ओपन करना चाहते हो तो क्या कर रहे हैं आप, ये देखेंगे ये इस पे जो एक तरफ से जो आगे की तरफ इधर लगा रहा हो, एक तरफ इधर लगा रहा हो, एक तरफ आगे लगा रहा हो, इधर लगा रहा हो, देखो क्या ओपन हो रहा नहीं हो रहा, देखो ये मैं लगा रहा हूँ ये ओपन हो रहा ना, कुछ समझ में आई बात। ओवरऑल टर्क किधर डेवलप हो रहा है, ओवरऑल जो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ आ जाएगा ये बाहर आ जाएगा, और इसी को क्या करें ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे हैं तो कहाँ चला जा रहा है ये, घर पे करके देख लेंगे, अगर वेक्टर में भी करवाया था आपको ऐसा, ये डेली काम करते हैं। ये प्योर रोटेशन हो रहा है या ट्रांसलेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है। एक्सिस क्या है इसका, ये जो पेन का लीड है, पेन का लीड है करके देखेंगे लोग। इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स का एग्जांपल डेली आप करते हैं, आपको क्वेश्चन में भी पूछा रहता है, कम से कम जो है तो बता दिया गया। तो ये जो मैं 10 बार आगे यूज करूंगा, पूरा का पूरा डाइपोल का जो थ्योरी है यही चलेगी, बस वहाँ पे क्या रहेगा अंतर, चार्ज भी रहेगा, उसके अलावा तो बस इतना बोल दूंगा यहाँ पे चार्ज है, फोर्स Q इंटू ई हो जाएगा, F का यहाँ पे क्या लिख लूंगा Q इंटू ई इंटू एल हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। यही कहाँ पे जाएंगे हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल में, तो M इंटू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहाँ पे, मैग्नेटिक चार्ज M लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड B लेते हैं, तो ये फोर्स की जगह पे कितना लिखा रहेगा M इंटू बी, बस इतना अंतर होगा। तो दो जगह तो एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे कोई भी लिक्विड पढ़ रहे हैं, कुछ भी सॉलिड पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह पे, तो ये टॉर्क क्या हमें जरूरत पड़ जाएगी, कपल का जरूरत पड़ जाएगी। जैसे आप बोलते हैं ना कि आपको मैरिज की जरूरत पड़ती है, कपल बनने की जरूरत पड़ती है, कपल का मतलब वही होता है, कपल उसी को डिफाइन करता है ना, इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होने चाहिए। अरे इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज मतलब मेल फीमेल को ही तो बोलते हैं, कुछ अलग थोड़ी है। जो लाइफ होता है वही फिजिक्स है, जो फिजिक्स है वही क्या हमारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब न्यूटन भी यही बोला कि एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है फीमेल होता है, और वाई एक्सिस मतलब क्या होता है मेल। मेल और फीमेल को लेकर के पूरा क्या कर गया, जितनी भी साइंस बनाया गया तो बस मेल और फीमेल पे बनाया गया, नेचर में और कोई तीसरा है ही नहीं। चले आपको समझ में आ गया होगा। हमने बस इतना बोलना था कि डंडे पे इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगेगा। आपको प्रीवियस में क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, डंडे पे इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगेगा तो क्या डेवलप होता है, प्योरली रोटेशनल मोशन डेवलप होता है। 4 ऑप्शन हाँ या नहीं। बाकी कुछ किताबों में एक तो हमने दिखा दिया, कुछ किताबों में एटलीस्ट लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ जगहों पर आजकल ऐसे भी बनाए हुए हैं इसी सवाल को, ये कोई आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट है, डंडे नहीं है, क्या दिया हुआ आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट, और इस पर बोला कि ऐसा एक फोर्स लग रहा है इधर है, कैसा लग रहा है, और 4 ऑप्शन पूछे हुए कि कौन सा फंक्शन होगा, तो क्या डेवलप करेगा ये प्योरली रोटेशनल मोशन। ये पैरेलल फोर्सेज दिखाएंगे ताकि ये नलीफाई कर दे। नेट फोर्स 0 है हमारा,
ये मिनिमम बता दिया आपको कि कम से कम मैं 10 जगहों पे पूरे फिजिक्स में यूटिलाइज करूंगा जाकर के, जहां पे प्योर रोटेशन होगा और ये फंडा रहेगा एफ इंटू एल इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क तक तो, टॉर्क निकालने तक तो ये करेंगे आगे अदर अदर केसेज आना शुरू हो जाएंगे जाकर के। ये प्योरली रोटेशन मोशन पूरा घुमा देगा। कलम में आपको घुमा के दिखा दिया हमने। ये जब घुमाते तो देखो क्या करते, एक उंगली को आगे ले जाते, एक उंगली कहाँ जाती है, पीछे जाती है। तो यही ऐसा कर रहा है, एक डंडे पे या एक उंगली कहाँ लगा रहा है, आगे लगा रहा है, दूसरा कहाँ लगा रहा है, ये एक इधर एक इधर। तो ये क्या करेगा अपने आप ही, तो प्योर रोटेशन करेगा। अल्फा निकाल लिया आपने। ये केस दिखा दे कि काफ़ी किताबों में बनाया हुआ है, ये काफ़ी किताबों में बनाया हुआ है फोटो। और बाकी डंडे के लिए तो अल्फा निकालोगा। हाँ इसमें से जिस सेंटर का वोट निकालना होगा तो ये आपका फोर्स वाली लाइन है, फोर्स वाली लाइन ये सेंटर है। तो सेंटर से क्या करेंगे आप, यहाँ पे इस पेपर बंडल डालेंगे, इस लाइन पे डालेंगे जो भी। अगर ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला केस आपको समझ में आ गया। आर्बिट्ररी एक ऑब्जेक्ट दिखाया था, आर्बिट्ररी में बस उतना ही पूछ रहे थे कि कौन सा मोशन होगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे। बाकी जो है यहाँ पे तो एफ इंटू एल इक्वल टू कितना, आई अल्फा। अगर डंडा के लिए तो आई की वैल्यू कितनी, अल्फा निकालने के क्वेश्चन हैं कुछ जगहों पे। आई के वैल्यू कितना बताएंगे लोग, एम एल स्क्वायर बाई 12, कैंसिल वैंसिल मार लोगे। अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे तुम, अल्फा की वैल्यू 12 एफ एम एल अल्फा। आगे का, आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, गुड एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, गुड बोलेंगे। मैं बोलना ये चाहता हूं जैसे आपको ट्रांसलेशन में बताया था, ट्रांसलेशन में एक फंडा दिया था। क्या फंडा दिया था कि जब भी ए निकालते तो आगे कौन सा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस, तो ए टी स्क्वायर बाई 2 वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s कभी भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दैट विल बी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। उसका एनालॉग यहाँ पे होगा। अगर अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा कांस्टेंट है हमारा, तो टाइम के बाद कुछ टाइम का तो ओमेगा निकालने की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई बात, कितना एंगल घूम गया, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 या डेट विल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपको बोला ये जा रहा है कि उस डंडे पे, तो पहला तो एक सवाल बता दिया कि प्रीवियस में इतना ही पूछा होगा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी रॉड पे लग रहा तो कौन सा मोशन होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए। तो डेटली प्योरली रोटेशनल मोशन होगा, वो खत्म हो गया। दूसरा सवाल आगे अल्फा निकालने का भी बनाया जा सकता है। तो अल्फा की वैल्यू नेटवर्क रिजल्ट होगा आई अल्फा में, तो आई की वैल्यू रख देंगे तो अल्फा निकल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है अल्फा निकल गया तो क्या निकालने की जरूरत हो सकती है, तो 2 सेकंड के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। 2 सेकंड में कितना एंगल डिस्क्राइब कर रहा है वो डंडा, तो डेट विल थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया होगा लोगों को। आगे जो है जब ओमेगा निकाल लिया तो आगे और क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ओमेगा जब आ गया तो एंगुलर मोमेंटम मुझसे पूछ सकते हैं, 2 सेकंड बाद एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो एल इक्वल टू कितना होता है, आई यू डब्ल्यू। आई पता है आपको, एक्सिस का वोट, डब्ल्यू आ गया तो गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर बात हो गई। तो आगे मूव करेंगे। सिर्फ आप देख लें किताबों में तो ये क्वेश्चन ही बना हुआ, इन सभी का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैंने डंडे की जगह पे क्या कर ले, नेटवर्क निकालना सीख लिया। एक नाम से क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। ये क्या दिया हुआ, ये बोल रहे हैं कि मास एम रेडियस आर का रिंग है, तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। आंसर तो बता दो ना कैसा मोशन होगा, अब तो बता दोगे तुम। रिंग है, डिस्क है, दोनों के लिए, या सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर, इन सभी के लिए तो क्या निकालना है आप, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सभी के लिए अल्फा फिलअप कर लें। अल्फा निकालने के लिए आज पढ़ रहे हैं, अल्फा डे ही मना रहे हैं आज। अल्फा डे निकालने के बाद क्या क्या कर लेंगे, तो ओमेगा थीटा ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी यूज करके तो ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं आप। कितना आ जा रहा है, मास एम रेडियस आर का रिंगा रिंगा रिंग है, मास एम रेडियस आर का रिंग 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 बोलते हैं, रिंगा बोलते हैं।
तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज, कितना एफ इंटू आर, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसका भी कितना एफ इंटू आर। डबल कर लूँ या अलग से लिखूँ, डबल कर लें, क्या कर रहे हैं, डबल कर लें। सेंटर से परपेंडिकुलर आर, एफ इंटू आर क्लॉकवाइज, और इसका भी कितना एफ इंटू आर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डबल हो जाएगा, दो डबल है। नेट टॉर्क इक्वल टू क्या लिखने बोला था, आई की वैल्यू कौन बताएगा, एम आर स्क्वायर, रिंग है एम आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो अल्फा की वैल्यू निकल के आ गया होगा। 2f/mr। आगे कार्यक्रम कर लोगे तुम, आगे क्या बताया, 4f/mr आ जाएगा उसका। अल्फा निकलेगा तो ओमेगा निकाल लोगे किसी टाइम टी पे, ओमेगा किसी टाइम टी पे निकाल लोगे। उसके अलावा और क्या क्या बोला जा सकता है, ओमेगा निकालो, एंगुलर मोमेंटम निकालो, क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल लोगे, आई डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2, आई पता है, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लोगे टाइम टी पे तो डब्ल्यू नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा निकल गया तो बाहर आगे सारे कार्यक्रम कर सकते हैं आप। अल्फा निकल गया, ये इतना ही आसान है। पहले हम लोग क्या करते थे, ट्रांसलेशन में ए निकाल लेते थे, ए निकालने के बाद वी निकालते थे, अभी निकालने के बाद एम बी एस स्क्वायर 2 करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते थे, या मोमेंटम एम इंटू वी करके निकाल लेते थे। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं। अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल गया तो एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है। क्लियर बात हो गई होगी। अब कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कर लोगे तुम, रिंग के या फिर डिस्क के लिए भी कर लेंगे आप, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के लिए भी कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चंस हैं किताबों में, जहाँ पे आपको मिले तो श्योर करेंगे आप निकाल लेते हो। प्योरली ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, प्योरली रोटेशन मोशन होगा, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इस केस में, प्योरली रोटेशन मोशन। एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। डिस्क रहेगा तो भी निकालोगे, या होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर रहेगा तो भी निकालोगे तुम, किसी को कंफ्यूजन है बताएगा। 4f/5m। हाँ डेफिनेटली कर लोगे। इसमें मैं बोलते रहो पहले दिन नाम दे दिए RDHS होता, मतलब कोई भी केस करेंगे तो एक ऑप्शन एक करवा दूंगा, बाकी केस तो आपको खुद ही वहाँ पे कर लेना होगा, ताकि जहाँ पे क्वेश्चंस किसी भी बनाए जा सकते हैं, डिस्क, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। मैं किसी एक लेके डायग्राम के लिए कर दूंगा, बाकी आपको डायग्राम के लिए तो लेके आप यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा बेबी। तो डंडे पे देखेंगे, एक तो कपल प्रोड्यूस कर दिया, दूसरा क्या तो कपल प्रोड्यूस नहीं होगा इस केस में। ये डंडा है मास एम लेंथ का, इसमें कपल प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ये डंडा मास एम लेंथ का, फोर्स FF लगाया जा रहा है, डंडा मास एम लेंथ का डंडा, कपल होगा नहीं हो। कपल होने के लिए क्या चाहिए था हमें, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। यहाँ पे है क्या, नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं है। कैसा फोर्स है, इक्वल एंड सेम फोर्स है, इक्वल एंड सेम फोर्स है। तो नेट फोर्स यहाँ पे तो एफ आई कैप और एफ आई कैप, तो नेट फोर्स F इंटू 2F इंटू आई कैप हो जाएगा। नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स बाई मास से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, V इक्वल टू U प्लस AT से वेलोसिटी निकाल लेंगे। मतलब ये क्या करेगा डंडा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा। ये क्या करेगा डंडा, ये जो है तो ये डेली काम आप ये काम भी डेली ऑलमोस्ट करते हैं। कोई बताएगा एग्जाम्पल, ये भी डेली आप करते हैं ऐसा। किसी लेकिन टेबल को यहाँ से यहाँ उठा के ले जाना, तो कैसे ले जाते हैं, तो एक आदमी इधर से पकड़ता है, एक आदमी, हाँ या नहीं। अकेला है तब ना, दो लोग रहेंगे तो क्या करते हैं, एक इधर से उठाता है, एक उधर से उठा के यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट कर देता है, हाँ या नहीं। तो ऐसे डेली काम करते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल वहाँ पे तो जो टेबल है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कैसा मोशन होता है, ट्रांसलेशन। या अगर आप जो है ऐसा कुछ है, लेकिन गली मोहल्ले में देखते हो कि जिस दिन मार्केट होता है उसमें क्या करते हैं, अगर कोई लेकिन मार्केट से ज़्यादा बड़ा बोरी में सामान खरीद लिया, बड़ा थैला में, एक आदमी इधर से हैंडल पकड़ता है, एक आदमी, और दोनों आराम से बात करते हुए जा रहा है। पूरा आनंद आ रहा है कि कौन कौन सा सब्जी लिया, आज क्या क्या बनाना है, या आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, सब कुछ आनंद आता है उसमें। चलें फिलहाल भाई मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा, मैनेज कर लेंगे आप जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सब्जी नहीं बनाना है आपको,
तो उसमें बाद में आपकी इच्छा होगी तब बनाएंगे आप। फिलहाल आप क्या बना लेंगे? क्वेश्चन प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ये याद रखेंगे। ये डाइपोल का केस नहीं बनता है, कपल प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें कपल तो होते हैं बट कपल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ये। नहीं नहीं, ये कपल नहीं बोलेंगे ना। दो फोर्सेस तो होते हैं यहाँ भी बट ये कपल प्रोड्यूस नहीं करते। दो लोग तो कोई भी हो सकता है ना इसमें। दो लोग इसमें तो सब्जी लाने के, दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, दो कोई भी हो सकते हैं। चले फिलहाल जो है कि ऐसा करेंगे आप, ये जो है तो L/2 है, ये भी कितना है? दोनों टॉर्क कैसे हो जाएंगे? एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क कितना हो गया यहाँ पे? नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो अल्फा भी कितना आ गया? 0 बट नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? कुल्लम कुल्ली बोल रहा हूँ, नेट फोर्स विल बी तो 2F नेट फोर्स नेट फोर्स नेट फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? ट्रांसलेशन की बात होगी। पिछले बार में कौन सा केस था? रोटेशन की बात थी। इक्वल एंड अपोजिट कपल। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कपल प्रोड्यूस करता है। कपल उसी को क्या बोलते हैं? प्योर रोटेशन मोशन करेगा वहाँ पे। यहाँ पे जो है तो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, प्योर ट्रांसलेशन होगा। एक्सेलरेशन निकाल लिया, आगे वेलोसिटी वगैरह आएगा, डिस्कशन कर सकते हैं आप। तो एक केस आपने देख लिया कि हमने टॉर्क निकालना और कॉरस्पॉन्डिंग जो है अल्फा निकालने का कार्यक्रम भी कर लिया आपने। क्या निकालने का कार्यक्रम कर लिया? अल्फा। अदर कुछ केसेस देखते हैं। आज अल्फा डे भी मना रहे हैं हम लोग। क्या मना रहे हैं? अल्फा डे। अल्फा निकालने का कुछ एक्सेलरेशन निकालना अल्फा से। आज हमारा यही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि अल्फा का मतलब यही है कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। सी ऊपर देखेंगे। इससे पहले ये डायग्राम देखा है नहीं देखा है? कब कब देखा है? न्यूटन लॉ के बाद भी कभी देखा है नहीं देखा? वर्क पावर एनर्जी में क्या देखा था कि यहाँ पे टेंशन के कारण वर्क डन कितना होगा, पावर कितना होगा, ऐसा देख लिया ना। या सेंटर ऑफ मास में देखा ही नहीं देखा इसको? M2 और M1 क्या निकाला था सेंटर ऑफ मास में? इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला था, कितना आ गया था? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन M2 माइनस M1 बटे M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर इंटू जी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अभी निकाला था। M2 माइनस M1 बटे निकाला नहीं निकाला? M2 माइनस M1 बटे M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर इंटू जी। वर्क डन निकाल लिया था कि टेंशन कारण कितना वर्क डन, कितना टेंशन होता है? न्यूटन नाम पड़ा था टेंशन 2M1 M2 G बाई M1 प्लस M2। किधर लगता है? इधर है टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? नीचे। वर्क डन पॉजिटिव, टेंशन का निगेटिव, निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन टेंशन का आगे कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर निकालना होगा तो वर्क डन बाई टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। वर्क डन बाई टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टेंशन का पावर निकल जाएगा जो टेंशन M2 पे लग रहा है। अदरवाइज टोटल पावर इस सिस्टम में कितना होता? 0 होता। टेंशन कारण जो पावर क्या बनते हैं इसमें? 0। ऑलरेडी हमने बहुत पहले देख रखा है ये काम। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है ये सब काम। यहाँ ऊपर टेंशन कितना होता था? 4M1 M2 G बाई M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो याद होगा, M2 माइनस M1 बटे M2 प्लस M1 इंटू जी। और भी बताते भारी माइनस हल्का बटे भारी प्लस हल्का इंटू जी। हाँ या नहीं? ये सब ऑलरेडी कर रखा था। वहाँ पे न्यूटन लॉ में तो पुली कैसा था हमारा? मासलेस था। न्यूटन लॉ में पुली क्या था हमारा? मासलेस था। अब जो है यहाँ पे तो मास आ गया है, बोलेंगे पुली हैवी है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सुन लेगा, स्टोरी सुन लेगा पहले। अब हर एक किताब में ऐसे 1-2 सवाल मिल जाएंगे जहाँ क्या इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा। ये पुली अब क्या है? तो हैवी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पुली के बारे में बोल देते कि पुली को क्या लेना है तो बोल देगा डिस्क लेना है। कुछ अगर पुली के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या मानते हुए करेंगे? डिस्क मानते हुए करेंगे। लेकिन अगर कहीं बोल दिया पुली को मानो रिंग तो क्या लेके करेंगे? फिर रिंग ही मानेंगे। समझ आई बात नहीं आई? पुली को कुछ नहीं बोला जाता तो क्या मानते हैं? डिस्क। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि पुली रिंग का बना हुआ तो रिंग के मान के ही करेंगे काम। समझ आ गया? बॉल बॉल बॉल, तो बॉल के बारे में कुछ नहीं बोला तो कैसा बॉल मानेंगे? सॉलिड बॉल और होलो बॉल? सॉलिड बॉल मानेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो कैसे बॉल मान के काम करेंगे? भरा हुआ मानते हैं। क्या मानते हैं? कॉमन सा प्रोसेस है भरा हुआ। तो सबके लिए भरा हुआ होगा तो पॉजिटिव सोच होना चाहिए। जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाओगे तो जो क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में देखोगे तो 70% क्वेश्चन जो है तो किस पे आया? सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क पे आए। रिंग एंड होलो स्फीयर पे क्वेश्चन क्या है? कम आए हैं।
समझ आई बात नहीं आई? मतलब आदमी की जो भी क्वेश्चन बना रही है, पूरी दुनिया की सोच कैसी है? पॉजिटिव सोच है। खाली में खालीपन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव सोच। और ऐसे भी तो बोलते हैं गली मोहल्ले में कि खाली बैठे रहोगे तो कुछ कुछ गलत बातें आएगी तुम्हारे मन में। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो खाली वाले क्वेश्चंस कब मिलेगा? वैसे मैं बोलना चाहता हूँ पुली के बारे में। पुली बोला गया तो रिंग बोला गया तो ठीक है, मान लेंगे। अदरवाइज क्या मानते हैं? डिस्क मानते हैं। बॉल के बारे में, बॉल में सॉलिड तो बॉल को क्या मानते हो? काम करेंगे सॉलिड स्फीयर मान करते हैं। अगर बोल दिया कि हॉलो स्फीयर है तो बढ़िया है, बॉल हॉलो है तो बढ़िया है, बट नहीं बोला तो क्या मानेंगे? सिर्फ बॉल लिखा तो सॉलिड स्फीयर मानते हो, काम करेंगे। क्लियर हो गया को लोगों को? फिलहाल यहाँ पे पुली दिया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर दिया हुआ। पुली आई, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस कितना? आर। किसी को दिक्कत है? ये M2 और M1 है। पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता था, पुली कैसा था पहले न्यूटन लॉ में? सेंटर ऑफ मास में पुली कैसा था हमारा? मासलेस था। अब यहाँ पे तो पुली कैसा है? हैवी है। अब वहाँ पे समझोगे वहाँ पे कौन सा मोशन होता है, यहाँ पे क्या क्या मोशन होता है? वह जब न्यूटन में पढ़ रहे थे तो पुली क्या था? ऐसे परमानेंट ऐसे फिक्स किया हुआ था। और क्या था? पुली ऐसे एकदम फिक्स किया हुआ था और रोप इस पे ऐसे ऊपर जाती थी और ऐसे स्लाइड करती थी। रोप क्या करती थी? स्लाइड करती थी। रोप जो है सिर्फ स्लाइड करती थी, पुली का परमानेंट फिक्स था। क्लियर बात हो गई? तो उसको क्या बोलते थे? तो स्ट्रिंग स्लिप्स ऑन द पुली। न्यूटन लॉ के क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा रहता था एक लाइन कि पुली इज लाइट एंड स्ट्रिंग स्लिप्स ऑन द पुली। स्ट्रिंग पुली पे क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है। क्या कर रहा है? जबकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे रहेंगे रोटेशन मोशन वाले में, तो उसमें लिखा रहेगा पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है, एंड पुली रोटेट्स, अ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। अ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, पुली रोटेट्स। यहाँ पुली रोटेट करेगा, स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा। मतलब पुली के रोटेशन से ही क्या होगा? हमारा M2 नीचे जाएगा और M1 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये बात क्लियर हुई? इसका एग्जाम्पल, इसका डेली एग्जाम्पल, हाँ जी, जो पानी हम लोग अगर कुएं का पानी देखा होगा तो कुएं के ऊपर एक क्या है लगा रहता है? तो पुली लगा रहता है। अब पुली में क्या करते हैं? तो एक रोप से बंधा हुआ बाल्टी डालते हैं, ऊपर डालते हैं, और आप क्या करते हैं? बस रोप को छोड़ते जाते हैं। रोप आप छोड़े या ना छोड़े, अपने आप ही पुली घूमता है और बाल्टी कहाँ जाता है? नीचे जाता है। अपने आप ही पुली घूमता है। उसी मोशन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं कि पुली रोटेट्स। पुली रोटेट कर रहा है, उसके कारण कहाँ जा रहा है वो? तो बाल्टी नीचे जा रहा है। या अगर ये है तो ये नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा? जो भी आदमी है तो ऊपर जाएगा। जो ऑब्जेक्ट ये नीचे ऑब्जेक्ट जाएगा वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे तो ये पुली क्या कर रही है? घूम रही है। पुली हैवी हो गई, यहाँ पे पुली हैवी हो गई, उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्लियर बात हो गई होगी? इसी का अल्फा निकालने जा रहे हैं। 3 इक्वेशन अभी बनाएंगे। एग्जाम्पल क्लियर होगा? कितने लोगों ने ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा ही नहीं जिसमें लाइक कुएं से पानी निकालता हुआ देखा ही नहीं? किसी ने निकाला? नहीं निकाला? अच्छा, निकाला कोई नहीं? अच्छा, कुछ लोगों ने निकाला। निकाला उनको तो क्लैरिटी मिली होगी ज़्यादा। बाकी देखा तो होगा ही, नहीं देखा होगा तो उसमें तो देखा ही होगा। हाँ, स्क्रीन वगैरह पे तो देखा ही होगा। पुली घूमती है, उसके कारण क्या करेगा? तो स्ट्रिंग स्लिप नहीं करता, पुली घूमती है, उसके कारण नहीं मोशन होता। बट ये पुली को घुमाने वाला कौन होता है? ध्यान से देखोगे, पहले याद होगा न्यूटन ने बताया था कि ये लाइट था और ये M2G और M1G। M2G भारी होने के कारण ये ले जाता था और ये क्या करता था? आता था। ये ले जाता था और वो क्या करता था? आता था। ले जाने वाला फोर्स ज़्यादा था, M2G माइनस M1G, हाँ या नहीं? और टोटल मास से डिवाइड करके तो एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। ऐसा हमने कर रखा था। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ भी जो पुली को घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो, इसका वेट ही है। जैसे तुम बाल्टी डालोगे ना, तो बाल्टी का वेट ही इसको क्या करता है? तो रोटेट करता है। बाल्टी का वेट ही उसको क्या करता है? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ भी M2G ही रोटेशन के लिए, पुली का रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारा? M2G ही है। पुली का रोटेशन के लिए M2G ही है। अगर सिर्फ रोप डाल दोगे, यहाँ बाल्टी नहीं लटकाओगे तो भी वहाँ पे क्या होगा? रोटेशन नहीं होगा, हाँ या नहीं? यहाँ पे कोई ना कोई हैवी वेट लटकाना होगा जिसके कारण वो क्या करेगा? उसमें रोटेशन डेवलप करेगा। इसका वेट ही उसमें क्या करता है? तो वेट पहले जो होता है स्ट्रिंग में टेंशन लाएगा और टेंशन पुली को क्या करेगा?
तो रोटेशन डेवलप करेगा। क्लियर बात हो गई होगी। तो हम इक्वेशंस में जा रहे हैं, बाकी तो फिजिकल सिचुएशन आपको समझ में आ गया। ऊपर देखा मैं इक्वेशन दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये अब आराम से उतार लेंगे। 3 इक्वेशन बनाने जाने जा रहे हैं, जो कि 2 ट्रांसलेशन का होगा, जो कि ऑलरेडी उतना ही होगा, जो पहले पढ़ रखा उतना ही होगा 2। बच्चा इसके बारे में जानता है M2GNT, M2GNT और कितने सॉल्यूशन जा रहा है ए से, तो ऐसा लिख लेंगे आप। अब जो है तो याद होगा लोगों को कि पुली का मास भी है, पुली का मास भी है, तो याद होगा बताया था कि अगर मास आ जाता है बीच में तो टेंशन अलग अलग मानते हैं, तो यहाँ T2 मान लेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग टेंशन होगा। अगर पुली लाइट होता तो टेंशन सेम रहेगा, बट पुली का भी मास है तो दोनों तरफ टेंशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सर यहाँ पुली क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई मास कंटिन्यूअस नहीं होने दे रहा, बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस होगा तो T2 है, कुछ भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली बीच में मास वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर पूरे यहाँ से यहाँ तक में कहीं बीच में तो मास वाला हेवी एलिमेंट नहीं आता तो टेंशन क्या होता, बराबर होता। बट यहाँ पे क्या आ गया, हैवी एलिमेंट आ गया, तो उसका मास है। जब मास कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों तरफ टेंशन क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ये 2 इक्वेशन तो बच्चा बता देगा। ये कितना, नीचे M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए, M2 इंटू ए। ये वो वाला फंडा लगेगा, जितने सॉल्यूशन से ये नीचे जाएगा उतने सॉल्यूशन से वो ऊपर जाएगा। ये तो किसी न किसी को तुमने आज अभी तक पढ़ाया नहीं, पढ़ाया काफी टाइम हो गया, आपको बोला भी था कि किसी को पढ़ाया करो। ये 2 इक्वेशन तो बनाने के लिए तो किसी को सिखा सकते हो अब तुम, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए, और इसके लिए T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए। ये 2 इक्वेशन तो तुम किसी को भी तो सिखा सकते हो। ये 2 इक्वेशन की जरूरत तो यहाँ पे पड़ती है। जो यहाँ पे नया इक्वेशन है, जो नया इक्वेशन है, तो अब देखेंगे पुली वाला इक्वेशन नया आएगा। जो पुली वाला इक्वेशन है वही हमारे लिए यहाँ पे नया है और वही सीखने के लिए है, वो काफ़ी पहले सिखाया जा चुका है। ये देख लेंगे यहाँ पे कितना लग रहा है T2 और इधर कितना लग रहा है T1। T2 जो है ये देगा, पहले तो बताएगा T2 जो है, T2 जो फोर्स है सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, सेंटर क्लॉकवाइज है। T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और T1 का, T2 का टॉर्क कितना होगा, T2 इंटू आर, T2 इंटू आर, T2 इंटू आर, और T1 का T1 इंटू आर मैग्नीट्यूड। ये क्लॉकवाइज और ये हमें पता है कि घूम किधर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए बोलेंगे ध्यान से देखोगा। अभी इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ। T2 का टॉर्क T2 इंटू आर, T1 का टॉर्क T2 इंटू आर, ये कैसा क्लॉकवाइज, ये T1 इंटू आर कैसा एंटी क्लॉकवाइज, T2R T1R। यह घूम किधर रहा है, घूमने का डायरेक्शन मान लिया किधर है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये सिचुएशन से आपको पता रहेगा या क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा किधर घुमाना है। तो टॉर्क वाला इक्वेशन पहले लिख दूं, ऊपर देगा, याद होगा लोगों को। राइट साइड में क्या लिखते थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। राइट साइड में क्या लिखते थे पहले, राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो फोर्स है पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो न्यूटन का तो इक्वेशन लगाएंगे तो राइट साइड में आई अल्फा लिख देंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो राइट साइड में आई अल्फा लिख दोगे। अल्फा का डायरेक्शन, अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। आई अल्फा भर दिया, आई अल्फा भर दिया। अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क कौन है, अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क है, तो T2R को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को T1R को क्या रख देंगे। तो ऐसे इक्वेशन बन गई, यही टॉर्क इक्वेशन है। ऑलमोस्ट हर एक साल इस पे क्वेश्चन रहते हैं टॉर्क इक्वेशन पे डायरेक्ट, जो कि यहाँ से रहेगा। बाकी तो डायपोल में या इलेक्ट्रिक डायपोल में या किसी और चैप्टर में जाकर के तो वो अलग है, बट मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट रहते हैं। साइन कन्वेंशन राइट साइड में क्या लिख दोगे, आई अल्फा। अब क्या पता कर लोगे अल्फा का डायरेक्शन किधर है, तो अल्फा का डायरेक्शन क्या है, तो अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क को क्या लिखेंगे, अल्फा के डायरेक्शन में टॉर्क कौन सा है, T2R, तो उसको प्लस में और अगेंस्ट वाले को। जैसे ट्रांसलेशन में बताया था, राइट साइड में क्या लिखो, राइट साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो, और लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को। वैसे यहाँ पे तो राइट साइड में आई अल्फा और अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा।
बाकी दो इक्वेशन पूरा कर लोगे। मेन इक्वेशन हमारे यही था, इसी पे हमारे काम करना था। अल्फा की जगह पे सुना होगा बच्चा बच्चा जानता, अल्फा इक्वल टू ए बटे आर, ए इक्वल टू अल्फा आर सुना था ना, यस सर। ए इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा की वैल्यू कितना निकाल लोगे, ए बाई आर, तो वहाँ रख लोगे, ए के टर्म्स में आ गया हमारा। वो T2 माइनस T2 आगे इक्वेशन को क्या चैनलाइज कर लोगे, सर आई जो भी मैं डिस्क T2 माइनस T1 इंटू गोड, जो आई रहेगा तो डिस्क का ले लेंगे, सॉलिड सिलेंडर जो भी दिया रहेगा तो उसके लिए ले लेंगे। T2 माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा 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 की जगह पे ए बटे आर, या T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आ गई, आई ए बटे आर स्क्वायर। अल्फा निकालने का केस कर रहे हैं, अल्फा डे, अल्फा निकल गया तो तीन इक्वेशन, कौन कौन सा तीन इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, टी टाइम में डिस्कशन करना। T2 माइनस T1 इक्वल टू आई ए बटे आर स्क्वायर, क्लियर है। कौन सा आई अल्फा तक समझ आया था, अल्फा को ए बटे आर रखा, अल्फा को ए बटे आर रखा और फिर आर को कहाँ लेगा, इधर से इधर लेगा। तो अब जो एक इक्वेशन तो ये हमारे पास ऊपर देगा, बाकी दो इक्वेशन ट्रांसलेशन वाला तो मैनेज कर लोगे तुम, दो इक्वेशन ट्रांसलेशन वाला, दो इक्वेशन ट्रांसलेशन वाला लिख दे रहा हूं। अब दो इक्वेशन ट्रांसलेशन वाला यही हमारे पास तो नया इक्वेशन था, बाकी दो इक्वेशन तो m2 इंटू ए, m2g माइनस टी एंड T1 माइनस m1g। ये मान लिया कि हर एक लोग इसमें लिखने में कंफर्टेबल होंगे, अगर कोई लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो बगल वाले को पूछा करे, या बगल वाला ध्यान दे कि ये कंफर्टेबल है नहीं, बगल वाले पे भी नजर रखें कि ये कंफर्टेबल लिखने में है या नहीं है। m2g तो m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a और T1 माइनस m1g इक्वल टू कितना, m1a। समझ आई बात। बाकी ए निकालना हमारा काम होता है, क्या निकालने का काम होता है, तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो T1 T1 कैंसिल होगा, T2 T2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, m2g minus m1g इक्वल टू m2 तीनों का ऐड कर रहे हैं तो m2 प्लस m1 plus I by r square into तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। गुड, एक वैल्यू निकाल लिया तो आगे और क्या क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल लिया तो अल्फा आर कर देंगे तो ए इक्वल टू अल्फा आर, या अल्फा इक्वल टू ए बटे आर, ए निकाल लिया तो अल्फा भी निकाल लिया, ए निकाल लिया तो क्या निकल गया, इसको आर से डिवाइड करते हुए क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। ठीक, अब ए निकाल लिया, ए निकाल लिया तो क्या बताया था, बोलेगा कि m2 का टी टाइम का तो वेलोसिटी बताओ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, m2 टी टाइम में कितना नीचे आ जाएगा, तो s कितना नीचे आ रहा है, m2 ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है ना, m2 ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो m2 कितना नीचे जाएगा, कितना हाइट नीचे डिसेंड करेगा, m2 कितना हाइट नीचे डिसेंड करेगा, तो कैसे निकालोगे, s बराबर ए टी स्क्वायर बाई टू, s बराबर कितना ये हाइट नीचे जाएगा या कितना हाइट ऊपर चढ़ेगा, या ऐसा बोलेगा कि m2 h हाइट डिसेंड कर गया तो कितनी स्पीड होगी, m2 h हाइट नीचे गिर गया तो v स्क्वायर इक्वल टू 2a
एस, कितना हाइट गिर गया एच, तो 2 इंटू ए इंटू एच, एक जगह पे रख देंगे उसे। अब वो सारे इन्फॉर्मेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, बता दिया कि ए निकालने का मतलब ही वही होता है कि अगर वो सब पूछते हैं तो आप बता देंगे। या काफी क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछ रहा था, बस ए की वैल्यू पूछ रहा था और आगे नहीं पूछता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मान लिया कि तुम लिख लोगे वो v इक्वल टू यू प्लस 80 2 सेकंड बाद लिख सकते हो, इसलिए वो नहीं पूछा। एच हाइट गिरने के बाद स्पीड निकालो, तो √2 इंटू ए इंटू एच, ए की वैल्यू यही रखेंगे। अब फ्री फॉल नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन ए से गिर रहा है। क्लियर बात हो गई हुई। अब जो है ए की वैल्यू तो ऊपर वाले इक्वेशन में रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, ऊपर वाला में रख दोगे ए की वैल्यू T2 निकल जाएगा, और इसमें रख दोगे ए की वैल्यू तो T1 T2 एंड ए सब कुछ निकाल लिया। यही T1 T2 एंड ये हमारे अननोन थे। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है? T1 T2 ए निकाल लिया, बाकी ए निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, तो ए निकालना और अल्फा निकालने के बाद क्या क्या पूछा जा सकता है M2 की वेलोसिटी, M2 का डिस्प्लेसमेंट, M2 का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ तो है कितना, तो स्पीड होगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए तो बता दिया आपको 3 फार्मूले। और वैसे पुली का तो एक्सेलरेशन ये अल्फा आ गया, तो पुली का अल्फा आ गया तो क्या निकालना, तो ओमेगा टाइम इतने टाइम का, तो पुली का तो एंगुलर वेलोसिटी निकालो, पुली का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो, थीटा निकालो। समझ आई बात नहीं आई? ये सारी कार्यक्रम कर लोगे तुम। पूरा जो है तो पैकेज होता है, कहीं पे जो पूछा जाएगा तो ऐसे वो कर लेंगे आप। बाकी ये तक हमने निकाल लिया, इसके बाद मान लीजिए था कि पीछे आप पढ़ चुके हैं, आप कर लेंगे वो काम। किसी को कन्फ्यूजन है? अब जो है तो आगे देखेंगे। हमने ये क्वेश्चन तो बनाया, आपको यहाँ पे देखने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने किया क्या बेसिकली। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि हमने न्यूटन में क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन कितना होता था न्यूटन में। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एनालॉग ही पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूटन में बस इतना ही होता था, यहाँ तक होता था। यहाँ पे तो बोलेंगे कि सिस्टम में तो रोटेशनल मास भी आ गया। पुली का रोटेशनल मास इक्विवेलेंटली कितना होता है, I बटे R स्क्वायर, I इक्वल टू MR स्क्वायर से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो I बटे तो M की वैल्यू I बटे R स्क्वायर आ जाएगी। हाँ या नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि पुली का मास भी है तो बस इतना ही फर्क आएगा। मैं बोल रहा हूँ वहां तक हमें याद था, अगर ये जो पुली का मास भी आ जाएगा तो कितना एडिशन कर देंगे, I बटे R स्क्वायर, क्योंकि वहां भी रिस्पॉन्सिबल कौन थे एक्सेलरेशन के लिए, M2G एंड M1G। यहाँ भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, M2G एंड M1G। समझ आई बात? तो आगे से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ए की वैल्यू इतना होती है, डायरेक्टली आपको याद करने के लिए तो आपको इंश्योर कर दिया कि आपको याद रह जाएगा। एक ही टर्म जो है तो एक्स्ट्रा हुआ, पहले जो जहाँ तक था हमारा M2 माइनस M1 इंटू जी बटे M2 प्लस M1 प्लस I बटे R स्क्वायर के बाद एक ही टर्म हमें एक्स्ट्रा मिला। किसी को कोई कन्फ्यूजन है बता देगा ए की वैल्यू निकालने में। आगे से या तो 2 3 इक्वेशन बना के आंसर लाएंगे या डायरेक्ट इस पे आंसर काम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। तो बच्चा इसके बारे में डायग्राम में बता देगा, ऊपर देगा। अब जितने न्यूटन लॉ में डायग्राम पढ़ा था सारे डायग्राम यहाँ पे भी मिल सकते फिर से। क्या रहेगा एक्स्ट्रा, तो पुली का तो मास भी आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, बस इतना एक्स्ट्रा करके सारे डायग्राम्स मिल सकते हैं यहाँ पे। याद होगा कितना जल्दी जल्दी बता देगा। पहले तो जो है तो आंसर बता देगा कुछ, पहले जो है तो क्या तो M2 और M1। चले पहले स्मूथ सरफेस पे तो पुली मासलेस है, पहले तो आप बता दें, एक रिवीजन करते हैं। पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, स्मूथ सरफेस है। तो पहले ए की वैल्यू बता दो, होगा या नहीं होगा। पुली मासलेस है, स्मूथ सरफेस है, पुली मासलेस है, होगा नहीं होगा, होगा। क्यों, कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा। कितना नेट फोर्स mg/2m, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g/2 हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, टेंशन निकालना होगा, तो T इक्वल टू m इंटू है, T इक्वल टू m इंटू है, m इंटू g/2। तो स्मूथ सरफेस से टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने। क्लियर हो गया लोगों को। स्मूथ सरफेस पे अगर M2 M1 है, आप एक्सेलरेशन एंड टेंशन बता दोगे, M2G/M1 प्लस M2 एंड टेंशन की वैल्यू M1 इंटू है, टेंशन की वैल्यू M1 इंटू ए की वैल्यू रख दोगे तो टेंशन की वैल्यू M1 M2G/M1 प्लस M2 आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू M1 M2G/M1 प्लस M2 याद हो गया। तो अब नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन जब रहेगा रफ सरफेस पे,
रफ सरफेस में क्या बताया था, फ्रिक्शन है यहाँ पे म्यू, तो ये एक्सेलरेशन लिखो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू m2g माइनस म्यू m1g बाई m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन आ गया। और टेंशन के लिए तो क्या निकाला था, m2g माइनस t इजिकल टू m2a, जो a निकाला फिलअप कर दोगे तो टेंशन निकल के आती थी। ये सारा काम कर रखा है हमने, ये सारे काम हमने कर रखा है। अगर बोला कि m1 चल नहीं रहा है तो क्या कंडीशन निकाला था, एबल नहीं चल रहा है, तो बोले म्यू m1g इज मोर देन m2g, म्यू m1g इज मोर देन m2g, ये कंडीशन आ गया था, म्यू m1 इज मोर देन m2, तो चलेगा नहीं, m1 नहीं चलेगा, हाँ या नहीं। तो ऐसे सारे केसेस हमने कर रखा है, स्मूथ सरफेस पे, रफ सरफेस पे, यही डायग्राम। अब क्या हमारा, तो सरफेस तो स्मूथ 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 है, बट क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर। बहुत आसान काम है। बच्चा बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन बनाएंगे तो या आंसर लिखेंगे डायरेक्टली, तो पहले क्या होता था तो न्यूटन में m2g बाई m1 प्लस m2, आप क्या कर लेंगे, ये सॉल्यूशन का आंसर डायरेक्ट निकल गया। बाकी टेंशन के लिए तो एक इक्वेशन लिख करके तो टेंशन निकाल लेंगे, और वैसे कितना कैसे ड्राइव होता है वो भी करके दिखाता हूँ। तो 3 इक्वेशन टॉर्क का बना देता हूँ अभी। ये निकल गया तो अल्फा कैसे निकाल लोगे, r से डिवाइड करके अल्फा निकल जाएगा। ये निकाल दिया, अल्फा निकाल लोगे, बाकी सारे कार्यक्रम कर लोगे, भी और ओमेगा ये सब कर लोगे। 3 और 3 6 इक्वेशंस वाली बात, रेगुलर स्टेप है, आगे देख लें आप। 3 इक्वेशन में बना देते हो इस डायग्राम के लिए। m1 m2 3 इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। बच्चा बोलेगा इसके लिए तो बना ही लोगा ना तुम। ये नीचे m2g ऊपर t2, m2g माइनस t2 इक्वल टू m2a, t1 इक्वल टू m1a। बाकी जो तो ये जो पुली किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा। आई अल्फा राइट साइड में लिखोगे, और ये जो टॉर्क डेवलप कर रहा है यहाँ पे टेंशन t2 लग रहा होगा, तो t2 का टॉर्क कितना हो जाएगा, t2 इंटू आर क्लॉकवाइज में, t2 इंटू आर क्लॉकवाइज में, और इधर किधर t1 इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज में। तो नेट टॉर्क t2 आर माइनस t1 आर इक्वल टू आई अल्फा। जिनको टॉर्क वाला इक्वेशन समझ नहीं आ रहा बता देंगे, क्योंकि बता दिया कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से आते हैं, डेफिनेट रूप से। पूरा का पूरा टॉर्क जो टॉपिक है उससे तो ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 5-7 क्वेश्चन रहते हैं मिला करके। यहाँ पे डायपोल में, मैग्नेटिक डायपोल में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, या कहीं और भी घूमने वाली चीज़ बहुत सारे आगे इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ सारे जो मोटर होते हैं या इंडक्शन मोटर होते हैं, या फिर क्या होता है जनरेटर होता है, उसमें सभी में क्या होता है, अरे घूमने वाला ही तो काम होता है, घूमेगा ही ना, तो सारे काम तो टॉर्क पे ही काम होता है। तो क्वेश्चन जो ऐसे इनडायरेक्टली तो 5, 7, 10 भी रहते हैं, बट जो है कि डायरेक्ट रूप में तो एक तो यहाँ से रहते ही रहते हैं, क्योंकि जन्म जो है तो यहीं से, तो बेसिक्स हम लोग टॉर्क का यहीं से सीखते हैं। टॉर्क का बेसिक्स के लिए तो यही चैप्टर है। बाकी इन्हीं को आगे जो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, या फिर डायपोल हो, या फिर और भी कोई टॉपिक हो, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। बर्कटन का जो इन्फॉर्मेशन यहीं पढ़ते हैं, बट अप्लाई आगे से हर एक फोर्सेज के लिए करते रहेंगे, जिस तरह से मेजर किया। हाँ जी, T1R जो देखो इधर, अब लिखने का तो कौन सा टूम T1 T2 लियो उसके अनुसार से डिपेंड करेगा। ऊपर देखेंगे इधर सी ऊपर देगा, ये क्या तो m2g, यहाँ पे m2g और ऊपर T2। अब पुली के लिए बेटे, पुली में आज इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, तो पुली में तो यहाँ पे क्या ले लिया, T2 ले लिया। अब पुली में इधर क्या ले लिया, T2 T1 क्यों, TT क्यों नहीं हुआ वहाँ पे, पुली का मास है इसलिए T2 T1 होगा। अलग अलग टेंशन लेंगे। ये जा रहा है ए से, ये घूम रहा है कितने से, अल्फा से, ये जा रहा है कितने से, ए से, यहाँ पे m1 का बेटे में, तो डेट विल T1। आज हम लोग में इंटरेस्टेड हैं, तो पुली में इंटरेस्टेड है, पुली का इक्वेशन जो टॉर्क वाली इक्वेशन उसको डिजाइन करने में इंटरेस्टेड है, तो पहले उसे डिजाइन कर देता हूँ। बाकी जो टेस्ट का सिलेबस में ध्यान सुनेंगे तो आपको जो है कि काफ़ी क्वेश्चन जो हमने न्यूटन में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ जो पढ़ते हैं कहाँ पे पढ़ते हैं, तो न्यूटन में पढ़ते हैं। बस थोड़ा मोटा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता रहता है। तो जो क्लास में जहाँ तक टॉपिक कवर किया हुआ वहाँ तक इंश्योर करेंगे कि आपका चैप्टर वाइज आप रिवाइज करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं क्या लिखूँ, सेंटर ऑफ मास के 5 पॉइंट लिखूँ, उस पर 10 क्वेश्चन बनाऊँ, उस पर आप टिक करते हैं जाकर के कि ऐसा और टेस्ट हो गया। समझ ये बात नहीं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे क्या था,
जिस दिन एग्जाम होता है पूरा सिलेबस ही आता है। तो एक जो है ना पाँच गो टॉप 5 लाइन सेंटर ऑफ मास का, उसका टेस्ट लेने का कोई मीनिंग है नहीं होता कि सेंटर ऑफ मास इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, सेंटर ऑफ मास इसका इतना यहाँ पे होता है m1d1 इक्वल टू m2 d2 m1 x1 इक्वल टू m2 x2, या सेंटर ऑफ मास निकालो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 5 फार्मूले लिख के आया और आप बोले मैं तैयारी करके आया हूँ सेंटर ऑफ मास का, तुमने रोटेशन का क्वेश्चन पूछ दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने तो तैयारी नहीं करा था। क्लास में हो गया तो मतलब आदमी को समझ आना है कि तैयार हो गया। तैयार करने की जरूरत नहीं, अगर क्लास में टेंटेटिव रहता आदमी, जागता हुआ रहता तो भी अगर हो जाएगा, जागता हुआ रहता तो भी आपको तो समझ में आ जाएगा और कर भी लेंगे आप। लेकिन अगर आप उस पर भी तो गायब होगा कि आप सो ही गए जा करके, आपने बॉर्डर पे गए और नींद ले रहे हैं तो गोली तो लगी जाएगी, फिर दूसरे को आसान हो गया ना मारना। तो आप आ गए तो क्लास में हम डेफिनेटली किस लिए आए? अरे सीखने के लिए आए, इतना मेहनत करके उठे हैं, पहले तो सुबह उठे हैं और पूरा तैयारी किए कि जाना है क्लास में, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आए हैं जैसे भी, आप फिर यहाँ पे आकर क्लास में सो रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा पूरा क्या ही है ये, पूरा तो मिसमैनेजमेंट है ना। अगर सोना ही था तो आराम से वहीं पे रिलैक्स होते हैं और रूम हीटर वगैरह लगाकर वहीं पे आराम से तो चलता है काम। तो इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आराम ले रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा टेंटेटिव होना कि जो बोल रहा है कि अल्फा डे है तो अल्फा डे सेलिब्रेट करने में इंटरेस्ट होना चाहिए आप। तो हम लोग किसमें जा रहे थे? M2G माइनस T2 में। आज सारे को याद हो गया। ये भी काफी लोग जानते हैं कि बोल किसको रहा है, जो सोते हैं तो मैं देख लेता हूं उनको। हाँ वो पता चल जाता है ना, वो सोएगा तो जो सोएगा तो उसका चेहरा अचानक कभी कभी देखोगे कि ऊपर देख रहा है, अचानक देखेगा, फिर देखेगा जैसे वो नीचे लिखना शुरू करा, फिर से वो बिजी हो जाएगा अपना। तो चेहरा से बता देता कि कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ के आया, सब कुछ पता चल जाता है। अल्फा किधर है हमारा? क्लॉकवाइज है। किसका टॉर्क? T2 का क्लॉकवाइज है या T1 का? T2 का क्लॉकवाइज है तो T2 को प्लस में लिखेंगे। अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क को प्लस में लिखते हैं और अगेंस्ट वाले को माइनस में लिखते हैं। अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क को प्लस में और अगेंस्ट वाले को। तो ये इक्वेशन बन गया टॉर्क वाला। अल्फा के जब ए बाई आर लिख दूं, अगेन T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना इक्वेशन बन जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू आई इंटू ए बटे आर स्क्वायर। फिर से आ जाएगा। ये मैनेज कर लोगे तुम। वहाँ कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे? हाँ साहब कैसे कैसे पहुँचे यहाँ तक? बोलेंगे अल्फा को पहले ए बटे आर लिखा और फिर आर को इधर कॉमन लेके तो आई ए बटे आर स्क्वायर हो गया। बाकी दो इक्वेशन M2 के लिए कौन बताएगा? M2 का इक्वेशन M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 ए, और T1 के लिए यस यस यस। अगर कोई बच्चा घर पे 1 घंटा भी डेली फिजिक्स पे टाइम देता है तो उसको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो याद रहता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, न्यूटन लॉ कोई पढ़ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। F इक्वल टू M है, बचपन 9th क्लास में आ जाता है। टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी 9th क्लास में आ जाता है। यहाँ पे कोई नया फार्मूले का एडिशन नहीं हुआ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अलग से याद करना पड़ रहा है, तुम भूल जाओ बार बार, ऐसा कुछ फार्मूला आया ही नहीं है। उन्हीं फार्मूले का क्या करते जा रहे हैं हम लोग? तो एप्लीकेशन ही एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो 1 घंटा भी कोई देता है टाइम तो जो टॉपिक्स हैं, तो ये सब बातें हमें कैसे पता चली? कोई बच्चा ही बताया कि फिजिक्स तो हमेशा याद ही रहता हमें। हमने कोई जन्म नहीं दिया, जो पढ़ते हैं रेगुलर खुद ही बता देते हैं कि याद ही रहता। दो तीनों का ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा हमारा? M1 प्लस M2। आपका एक्सलेशन की वैल्यू निकाल लिया। बाकी डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि जब पहले हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था उसी में क्या एक्सटेंशन हो गया, आई बटे आर स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर लिया। अब तुमने 2-4 बार लिख लिया इसको तो जिंदगी भर के लिए याद होता कि M2G तो पहले बहुत बार लिख चुके हैं हम, और टेंशन वेंशन निकालना तो कितना कर लेंगे। T1 की वैल्यू कौन बच्चा बता देगा? ए की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा निकल गया। T1 की वैल्यू, T1 इक्वल टू कितना लिखा हुआ? M माने एक वैल्यू चिपका दोगे तो निकल गया टेंशन।
क्या जो M2G माइनस T2 में तो एक वैल्यू चिमका दोगे तो क्या निकल जाएगा, T2 निकल जाएगा। तो ऐसे T1 T2 और ये निकाल लिया, बाकी वो V वगैरह निकालना, ओमेगा वगैरह निकालना, थीटा वगैरह निकालना, सब कुछ निकाल सकते हो तुम। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी बता देगा। तो ऐसे बहुत सारे जितने हमने करा था सारे कुछ जरूरत पड़ सकती है। अब आगे जो है तो ऐसे ही तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। कैसे कुछ न्यूटन लॉ में पढ़ाया गया था, याद है कुछ? क्या बोला था इस डायग्राम को? एक्सक्लूसिवली कहाँ पे सारे ब्लॉक्स? एक्सक्लूसिव इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक का सिस्टम कहाँ पे? एक्सक्लूसिव इंक्लाइंड प्लेन पे है। एक्सेलरेशन वहाँ पे कितना आया था? M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा भाई M1 प्लस M2। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख लूंगा? पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख लूंगा? समझ आ गया होगा लोगों को? बीटा एंड अल्फा। अब आगे हमें तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि मैं सारा इक्वेशन बनाऊं। आपको जो है चीज़ें समझ गए कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रेडियस आर दिया हुआ, मैनेज कर लोगे तुम। ये अभी जो एक दो बार और ये प्रोसेस आएगा अभी आगे, जब रोलिंग पढ़ेंगे फिर से जरूरत पड़ेगी हमें। तो ए की वैल्यू कितना लिख लो? पहले M2 माइनस M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा M2 प्लस M1 ए की वैल्यू निकाल लिया। T1 T2 जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। ऐसे सारे डायग्राम रिपीट किए जा सकते हैं। जो अब ज़्यादा हमें ज़रूरत होती नहीं है। हमें जो है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए तो आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन अभी तक क्या है। मोस्टली टाइम क्वेश्चन से इक्विलिब्रियम पे आए, जहाँ पे सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर करके आंसर निकाल लेंगे। एक दो क्वेश्चन आए अल्फा निकालने के लिए, तो जो अल्फा निकालने के लिए जो दो क्वेश्चन आए वो देख लेंगे आप क्या आया। अल्फा निकालने के एक दो क्वेश्चन जो आए वो देख लोगे। अल्फा निकालने के जो क्वेश्चंस हमारे नीट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए वो देख लोगे। ये क्वेश्चन बार बार आया, देख लेगा इधर। पुली के नाम से आया है या सिलेंडर के नाम से आया है या डिस्क के नाम से आया है, जैसे भी बताएं आप। इस पे क्या लगाया जा रहा है? टेंजेंशियली फोर्स लगा करके इसको क्या करा जा रहा है? एक घुमाया जा रहा है। टेंजेंशियली कितना फोर्स लगा दिया गया? टेंजेंशियली F फोर्स लगा कर क्या किया जा रहा है? इसमें रोटेशन ये फिक्स किया हुआ, और ये फोर्स लगाएंगे। जो पहले M2G कर देता था वो काम क्या करेगा? ये करेगा। जो M2G पहले करता था अब कौन करेगा? F करेगा। समझ आई बात? F का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा। कितना होगा? RF इक्वल टू क्या बोलेंगे? आई अल्फा। वेरी गुड। तो इतना ही पे तुम्हारे एटलीस्ट मतलब ये मान लो कि 5 से 6 बार ये रिपीट है, मिनिमम 5 से 6 बार रिपीट है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी 2019 से पहले जाओगे तो ऑलमोस्ट हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे ही है। हर एक साल कैसे कैसे पूछे, तो या तो क्या दिया हुआ, या तो हाँ डिस्क बोले, या सॉलिड सिलेंडर बोले, या रिंग बोले, तो उसके अनुसार से तो आई की वैल्यू रखोगे। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आए हैं डिस्क मानते हुए आए या सॉलिड सिलेंडर बोल के आए, तो यहाँ के आई वैल्यू mr²/2 रख दोगे। आई की वैल्यू mr²/2। समझ आई बात? क्वेश्चन जो आए वो सुन लेंगे। कोई बताएगा क्या आया है? क्वेश्चन ये आया कि या तो क्या दिए हुए कितना टेंशन का फोर्स लगाया जा रहा है, इतना न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और मास और रेडियस दिया हुआ है डिस्क का। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकल गया तो क्या निकालने बोलते हैं कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बताओ, W की वैल्यू बताओ। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी कर दोगे। 2 सेकंड के बाद है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2 सेकंड से गुना कर देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा। समझ आई बात? नहीं आई? या रिवर्स क्वेश्चन भी आए, ध्यान सुनोगे। हाँ अल्फा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ नहीं है, ओमेगा दिया हुआ कि जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स लग, ध्यान सुनोगे, फोर्स लग रहे हैं। अब फोर्स जो है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 कर दिया, उसको कोई लगाओ तो क्या कर रहा है? वो बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ेगा कब और घटेगा कब? बढ़ेगा कब और घटेगा कब? ओमेगा की वैल्यू
तो जब अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसकी तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा प्लस 2 अल्फा थीटा। तो आपको बोलेगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इतना रेडियन हो गया, थीटा के वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इनिशियल ओमेगा फाइनल ओमेगा, दोनों तरह के क्वेश्चन से इनिशियल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल 2 अल्फा थीटा। तो बोला इनिशियल ओमेगा इतना था, फाइनल इतना हो गया, इनिशियल फाइनल दिया हुआ और थीटा भी दिया हुआ इतना घूमने में, तो अल्फा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अल्फा कैलकुलेट हो गया तो आई अल्फा कैलकुलेट हो गया, अल्फा कैलकुलेट हो गया तो क्या कैलकुलेट हो गया, तो बोले एफ की वैल्यू निकालो, कितना एक फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल कौन सा फोर्स ऐसा किया, ओमेगा को ओमेगा नॉट से ओमेगा बढ़ाने के लिए तो इतना एंगल घुमाया, कोई फोर्स ऐसा काम कर रहा है। तो क्या दिया हुआ, ओमेगा दिया हुआ, ओमेगा नॉट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो क्या निकल जाएगा वहां से, और अल्फा निकल गया, तो क्या निकल गया, आई इंटू अल्फा इक्वल टू एफ इंटू आर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू निकालो, याद रह जाएगा प्लानिंग। अब ये क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं हमें समझ में आना चाहिए कि एफ निकालने बोल रहा, क्या निकालना बोल रहा, तो पहले जाए तो अल्फा निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ। तो ये समझ में आना चाहिए। अब ये याद रखा जाता कि ऐसे यार, अब ये याद कब रहेगा, जब तुम किसी को बोलोगे तो आसानी से याद रह जाएगा। या अगर तुम तो आपको लगता है कि नहीं मैं किसी को बोलूंगा उसको भी पता चल जाएगा ऐसी बात कि ये सब ये काम करता है ये, तो अपना बार बार रिवाइज करें खुद ही, उसमें ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा। जब बोलते उलते रहोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, कम इफर्ट लगाना पड़ेगा। सर ये भी क्वेश्चन आता है ना, आइडेंटिफाई द बॉडी, अगर अल्फा दिया है तो एफ दिया है, तो हमारी आई आई तो उसके बाद हमें पता लग जाता है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर। हाँ अभी वो रोलिंग में करेंगे, वो सब काम कहाँ पे, पहचानने वाला काम कहाँ पे करते हैं, रोलिंग मोशन से करते हैं। ये समझ में आया एक स्ट्रेटजी। या फिर क्या दिया जा सकता है कि इनिशियल डब्ल्यू इतनी थी, फाइनल डब्ल्यू इतनी होगी, इतने टाइम में हो गई, तो वहाँ से अल्फा निकालो, और अल्फा निकाल करके तो फिर इसमें डालो तो क्या निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। बता दिया, सिद्धि बता दिया कि 2019 से पहले हर एक साल ऑलमोस्ट इस पे क्वेश्चन थे ये, या तो इनिशियल ओमेगा फाइनल ओमेगा और टाइम दे करके अल्फा निकाल के एफ निकालो, या इनिशियल ओमेगा फाइनल ओमेगा एंड थीटा दे करके अल्फा निकालो और फिर एफ निकालो, या फिर थीटा दिया हुआ और टाइम दिया हुआ, थीटा एंड, तो क्या फार्मूला, थीटा इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो थीटा एंड टाइम दिया हो तो क्या निकल जाएगा, वहां से अल्फा निकल जाएगा, और अल्फा निकल गया तो फिर क्या निकालो, यहाँ से फोर्स निकालो। तो ये काम करने के तो ऑलमोस्ट हर एक साल क्वेश्चन है, खुद ही जाकर बैठ के देख सकते हैं। या दूसरा प्रोसेस उल्टा, क्या दिया हुआ, एफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो एफ दिया हुआ तो कहाँ पे आ जाएंगे आप, एफ दिया हुआ तो अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, और अल्फा निकल गया तो इतने टाइम के बाद क्या निकालो, ओमेगा निकालो, अल्फा निकल गया तो ओमेगा निकालो, इनिशियल ओमेगा इतना है या इनिशियल ओमेगा 0 है, समझ आई बात नहीं। तो बोथ वे में क्वेश्चन आए हुए, या तो अल्फा एफ दिया हुआ तो अल्फा निकाल के ओमेगा निकालो, या ओमेगा इनिशियल फाइनल दिया हुआ तो अल्फा वहाँ से निकाल के यहाँ पे अल्फा रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो एफ की वैल्यू निकल जाएगा। बाकी जो है तो अल्फा तो डिपेंड करेंगे, जहाँ पे ओमेगा दिया हो तो रिवोल्यूशन में दिया हुआ, रेडियन में दिया हुआ, तो जब भी रिवोल्यूशन में दिया हो तो किस में काम करते हैं हम लोग, रेडियन में चेंज करके काम करेंगे। क्लियर बात हो गई होगी। बाकी मास और रेडियस को तो आप जानते हो कि मास को किलोग्राम और रेडियस को तो मीटर में रख के तो आगे प्रोसीड करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, क्लियर बात हो गई। एफ आर इक्वल टू आई अल्फा आगे इंश्योर करेंगे, आप क्वेश्चन भी कर लेते हो। ये कोई अलग नहीं है, तुम्हें लग रहा है अलग नहीं है, अलग ये करा नाम ने, ये करा उसी का तो पार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे करा था हमने, इंटर इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ पे कितना आ गया 2 एफ आर इक्वल टू आई अल्फा। अब कितना है यहाँ पे, तो ये एक ही फोर्स लग रहा है, अकेला ही घूम रहा है, अकेला ही। ये वाला प्योर रोटेशनल मोशन होगा, इसमें भी क्या होगा हमारा प्योर रोटेशनल मोशन होगा, हाँ या नहीं। किसी को दिक्कत है बता देगा, एक्सिस फिक्स किया प्योर रोटेशनल मोशन, तो वैल्यू एक लेके बता दिया कि किसी भी साल का 1-2 क्वेश्चन लेकर के प्लेस कर देंगे तो याद रह जाएगा आपको। तो आगे मोशन मूव करते हैं। अल्फा निकालने का हमने कुछ क्वेश्चन देख लिया, अल्फा निकालने के लिए आप देख लेंगे इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन में हम लोग मूव करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, टाउ क्लॉकवाइज इक्वल टू कितना है, टाउ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर देंगे। इक्विलिब्रियम का तो बहुत आसान है, अभी देख लेंगे आप। अगर ऐसा कुछ दे दिया डंडा को इक्विलिब्रियम में कर दें, देखा इधर
डंडा पे तो F1 एंड F2 फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम में। ये डंडा पे F1 फोर्स और F2 फोर्स लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में क्या बताओगे तुम? गुड। F1 का F1 L/2 और F2 L/2, इसका मतलब नहीं घूम रहा तो नेट टॉर्क इक्वल टू 0 है या क्लॉकवाइज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या F1 इक्वल टू, समझ आ गया वो लोगों को? दोनों में मिड पॉइंट पे तो बराबर बराबर डिस्टेंस पे लग रहा, अलग अलग डिस्टेंस पे लग रहा होता तो उसमें कंडीशन आ जाता है F1 F2 में। समझ आई बात? अगर बाय द वे सपोज है कि ये ऐसा लग रहा, अलग अलग डिस्टेंस पे लग रहा, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? और नहीं लिखो इक्विलिब्रियम में ये बोल रहा है कि ऐसा है और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये y1 और ये y2 है, और ये F1 एंड F2। यस यस, फोर्स इनकी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। F2 एंड F1। कौन बताएगा? F1 का टॉर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कितना है? F1/1 इक्वल टू, इक्विलिब्रियम का केस पढ़ रहे हैं, ओपन कर दिया फंडा, अल्फा डे खत्म हुआ, इक्विलिब्रियम डे स्टार्ट हो गया। इक्विलिब्रियम में हमारा अल्फा भी नहीं निकाल रहे हैं, अल्फा कुछ और एग्जाम्पल मिसलेनियस आगे चल के ले लेंगे। F1/1 इक्वल टू F2/2, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं किताबों में, और 2 बार प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछा हुआ, इसी ऊपर देखेंगे, बच्चा जानता है इसके बारे में। ये ट्रायंगुलर फ्रेम है और क्या लग रहे हैं फोर्स? F1 F2 F3 लग रहे हैं, और ये फ्रेम कैसा है इक्विलिब्रियम में? F1 F2 F3 लग रहे हैं। ऊपर देगा, बातचीत नहीं कर, देखता रहे, अपना काम करता रहे। बोला है कि ट्रायंगुलर फ्रेम है, इक्विलिब्रियम में फ्रेम है, इक्विलिब्रियम में फ्रेम है तो क्या बताएंगे? इक्विलिब्रियम में फ्रेम है तो क्या बोलेंगे? सेंटर से डाल दो, ऐसे सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ हो जो भी है बराबर रहेंगे। और F1 F2 का टॉर्क किधर होगा? F1 F2 का एंटी क्लॉकवाइज, F1 F2 का एंटी क्लॉकवाइज, और F3 का F3 का क्लॉकवाइज, F1 F2 का एंटी क्लॉकवाइज, F1 F2 का एंटी क्लॉकवाइज, F1 एंड F2 का F2 इंटू जो भी बाई मान ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाई, तो बाई F1/, इक्वल टू कितना? बाई कैंसिल कर दोगे सब जगहों से, बाई हर एक जगह से कैंसिल करेंगे। F3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? क्लियर बात हुई? या काफी लोग के मन में आ रहा होगा कि अरे हमने अब ये तो वेक्टर में भी तुमने पढ़ाया था, तो एक ही बात है, वहां से वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाएंगे, वहां से भी यही मिलेगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से भी निकल जाएगा ये आंसर, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से भी निकल जाएगा। नेट फोर्स 0 करेंगे तो भी वहां से आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांसलेशन में भी है और रोटेशन में भी है, तो दोनों कंडीशन से सेम ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। ट्रांसलेशन से भी वही आएगा, रोटेशन से भी यही आएगा, हाँ या नहीं? तो आगे देखेंगे, इसी ऊपर देगा, बोला जा रहा है कि क्या है, तो हमारे पास इसी में डायग्राम तो ऐसे बस दिया, जल्दी जल्दी देखेगा कौन बता पा रहा है। अगर ऐसा दिया होता तो कौन आंसर बता रहा है, आप जल्दी जल्दी बता दोगे, बस आंसर ही बता दोगे। इसी डायग्राम में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है ऐसा कुछ फोर्स है, क्या चेंज करा? कर लोगे तुम, मतलब क्वेश्चन का आंसर करते समय आंखें खुली होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसा लिखवाया तो ऐसे ही कर दिया जा करके, जो सामने फोटो उसके अनुसार से काम करता है। इसमें इतना ही फर्क था कि नज़र तेज है या नहीं है आपकी। F3 + F1 इक्वल टू कितना, तो डायरेक्टली F2 हो जाएगा, हाँ या नहीं? F1 एंड F3 क्या कर रहा है अब? पहले अलग डायग्राम था, अब अलग डायग्राम था, इंश्योर कर लोगे तो मैनेज कर लो तो सब कुछ। तो आगे 3 लोगों का था, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, कितने भी रहेंगे मैनेज कर लोगे तुम। ट्रायंगल वाला 2-4 बार कोई भी किताब खोल लोगे तुम्हें दिख जाएगा वो डायग्राम। F1 F2 F3 F4 क्या है लिखूं इक्विलिब्रियम में? F1 F2 का कैसा? F1 F2 का क्लॉकवाइज, F3 F4 का
तो ऐसा इक्विलिब्रियम का केस कर लोगे। कोई फ्रेम के साइड्स के लॉन्ग फोर्स लग रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ फोर्स है, तो क्लॉकवाइज फोर्स एंटी क्लॉकवाइज फोर्स को बैलेंस कर दो, बेसिकली टॉर्क से ही आ रहा है। या वह ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाओ, वहां से भी आ जाएगा। दोनों जगहों पे पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम दिया हो तो ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। क्लियर हो गया लोगों को? तो एक बार जल्दी से देख लें ये वाला केस इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तो जैसे काफी कॉमन केस होता है किसी भी तो हाउस होल्ड में, जो पुराने हाउस होल्ड होते तो वहां पे एक लैडर होता था, लैडर। तो लैडर वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे, हर एक किताब में दिया हुआ और एग्जाम में भी कभी जरूरत पड़ जाती है हमें। लैडर उजला वाला क्या है, लैडर है। और लैडर क्या कर रहा था, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दीवार के बीच में। कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में जाओगे ऐसा एक लैडर तो लगा हुआ दिख सकता है, जहाँ पे पुताई हो रही है, सफाई हो रही है। देखा नहीं देखा लैडर? देखा सब लोगों ने? चढ़ा भी है, मतलब लकड़ी वाला जिस जो होता है, लकड़ी वाला या लोहे वाला जिसपे कि हाँ जी, तो वही लैडर ये उजला दिखाया गया। क्या लैडर नहीं देखा? अरे तो भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे बना रहा था चढ़ने के लिए। हाँ? इमेजिन करना होता बेटा, समझ आई बात नहीं आई? मान लो कि यही इमेजिन कर लिया लैडर है, समझ आई बात नहीं आई? तुम्हारे पास पेशेंट आएगा ना तो बार बार तुम ऐसे नहीं कि किडनी निकाल के देखोगे क्या तुम्हारा, बार बार अनुमान से भी इमेजिन करना था कि अंदर में किडनी इसकी इस पोजीशन पे है, या ऐसे थोड़ी कि हम खोपड़ी निकाल के देखेंगे कहाँ पे तुम्हारी गड़बड़ी चल रही है। अनुमान लगाते कि अंदर ये इसमें ये फॉल्ट आया हुआ, ये फॉल्टी पोजीशन ऐसा है। समझ आई बात नहीं? ऐसा नहीं एग्जैक्टली तुम बोलोगे मैं ऐसा माइंड देख करके काम करूंगा, ऐसे नहीं कोई करेंगे। इमेजिन करना तो कि लैडर ऐसा बना हुआ है, इसमें जो है ऐसे पढ़ने के लिए डंडे लगे हुए हैं, ऐसे चढ़ करके कोई चढ़ जाएगा उस पर, तो वो भी इंश्योर करना होता है। सी ऊपर देगा क्या दिया होता है इसके बारे में? तो लैडर का वेट दिया हुआ, मास दिया हुआ, कितना मास है, वेट इतना है। वेट कहाँ पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। लैडर की लंबाई एल दिया हुआ और वेट जो है तो कुछ भी लेना, डब्ल्यू दिया हुआ। लैडर का वेट कितना दिया हुआ? डब्ल्यू दिया हुआ। डब्ल्यू की वैल्यू तो ले लिया 100 न्यूटन ले लिया। डब्ल्यू कितना दिया हुआ? 100 न्यूटन दिया हुआ, कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, न्यूटन में दे दिया डायरेक्टली। लैडर का वेट 100 न्यूटन, लैडर जो है बाकी दिया रहेगा। में भी दोनों जगह पे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे फ्रिक्शन हो सकते हैं, या वो स्मूथ हो और यहाँ पे क्या रहता हमारा तो रफ होता, क्योंकि दोनों जगह पे स्मूथ रखने में तो बैलेंस नहीं होगा फिर। तो ये रफनेस होता हमारे पास, यहाँ पे क्या बोला कि फ्रिक्शन फोर्स है, ये स्मूथ है, दिस इज दोनों। यहाँ पे रफ भी किया जा सकता है, फिलहाल यहाँ पे स्मूथ ले लेता हूँ, यहाँ रफ कर लिया गया। तो सवाल क्या ऊपर देगा? सवाल यह है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। कांटेक्ट में है ना, लैडर ग्राउंड के कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ निकालना, और वर्टिकल दीवार द्वारा भी सीढ़ी लैडर पे कितना नॉर्मल लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे, वहाँ पे, और यहाँ पे क्या निकालना, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन भी निकालना। बहुत आसान काम है। क्लियर बात है? ये बहुत आसान है। कुछ तो ट्रांसलेशन से निकल जाएंगे और कुछ एक इन्फॉर्मेशन रोटेशन से निकालने पड़ेंगे। ये पूरा सिचुएशन क्लियर होगा। वो स्मूथ है, ये रफ है, वो स्मूथ और ये रफ। कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे निकालना है, वहाँ पे निकालना, और ये वहाँ पे रफ है तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, वहाँ स्मूथ है फ्रिक्शन वहाँ नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो दिखा देता पहले कांटेक्ट फोर्स लगता किधर है, कांटेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे N1 एंड N2। फोर्सेज को एफबीडी में दिखा दिया, ये N2 मान लेता हूँ, ये N1 मान लेता हूँ, लैडर का वेट W मान लेता हूँ, W की वैल्यू में पता है। कहाँ लैडर स्लिप करेगा तो तुम जब सीढ़ी पे चढ़ते हो तो तुम क्या इंश्योर करते हो?
स्लिप ना करे तो उसके लिए क्या करते हो? हाँ, किसी को बोलते हो तुम पकड़े रहो, और तुम बोलते धोखा मत दियो, ये वो समझाते हो उसको। तुम पकड़े रहो, जैसे तुम चढ़ते हो और छोड़ना, मतलब फोन पे बात करने लगा छोड़ करके तुम अलर्ट हो जाते हो। हाँ, अलर्ट हो जाते हो एटलीस्ट कि हाँ तुम पकड़ो, इधर ध्यान दो तुम्हें। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो स्लिप करने की चांस होता है। स्लिप इधर करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो डेट माइनस आई कैप में लग जाएगा। कंप्लीट सिचुएशन आपको समझ में आ गया? बहुत आसान है, ऊपर देगा। तो N1 की वैल्यू तो वर्टिकल बैलेंसिंग से निकल जाएगा। ट्रांसलेशन में भी इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में ऊपर का बैलेंस कर दो, N1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? N1 विल बी इक्वल टू W। एक इक्वेशन मिलेगा, N1 निकल गया। N1 इंटू F निकालना है। N1 इंटू वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वो अप डाउन वेक्टर से ही करता आ रहा हूँ, ऊपर और नीचे बैलेंस करना। ये प्रोसेस वेक्टर चैप्टर से करते आ रहे हैं कि लेफ्ट राइट और अप डाउन बैलेंस करो। तो N1 इक्वल टू W पता हो गया? N1 पता था, W पता हो गया, या W पता तो N1 पता हो गया। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कौन बताएगा? अब F भी पता नहीं है, N2 भी पता नहीं है। तो इसके लिए हमें एक और इक्वेशन है। कितने अननोन है बेसिकली कोई पूरे क्वेश्चन में? N1 N2 F, 3 अननोन है, W तो गिवन है। N1 N2 F कितने अननोन है हमारे? 3 अननोन है, W गिवन है। उसके अलावा जो है तो लेडर का लेंथ दिया हुआ रहेगा, कोई एक एंगल थीटा दिया रहेगा, और ज्योमेट्रिस दिया रहेगा वो। तो N2 इक्वल टू F, बेसिकली अननोन पॉइंट ऑफ व्यू से N1 N2 F 3 लोग अननोन है। इक्वेशन कितने बने हमारे? एक और इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन कहाँ से आएगा? टॉर्क से आएगा। कहाँ से आएगा? वो ट्रांसलेशन से 2 ही आएगा बस। और तीसरा कहाँ से आएगा हमारा? टॉर्क बैलेंसिंग से आएगा। बहुत आसान है, ऊपर देगा टॉर्क बैलेंसिंग, रफ सरफेस। अब टॉर्क वाला 2 इक्वेशन तो समझ में आया, टॉर्क वाला इक्वेशन समझाने जा रहा हूं। किसी को यहां तक कंफ्यूजन था बता देगा। बस टॉर्क वाला इक्वेशन देखो, ऊपर देगा टॉर्क लिखा था दोनों लोगों ने। इक्विलिब्रियम में मतलब क्लॉकवाइज इक्वल टू, जब अगर इक्विलिब्रियम का मतलब किसका वोट इक्विलिब्रियम है? यहाँ पे है या यहाँ पे है? यहाँ पे। कहाँ पे इक्विलिब्रियम है? कहीं भी ले सकते हैं, दुनिया का हर एक पॉइंट का वोट इक्विलिब्रियम में। अब कहीं भी ले सकते, मैं कहाँ कहाँ लूंगा? तो ध्यान से देखोगे, अगर इसके वोट इक्विलिब्रियम ले तो इसका और इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? इसका और इसका, तो 2 लोगों का 0 हो जाएगा। तो हमें बच्चे को 2 फोर्स का ही लिखना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेंगे तो 2 फोर्स ये हुआ, एक 3 हो गया, 3 फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा। आंसर उतना ही आना ना। कुछ समझ में आई बात? अरे इसके वोट लेंगे तो इसी पॉइंट से कौन पास कर रहा है? बेट। तो बेट का टॉर्क 0 हो गया, जबकि ये दोनों उस पॉइंट से पास कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग उसके वो टॉर्क बनाएंगे, तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, और वो भी बनाएगा। तो कितने फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा? समझ आई बात? नहीं है, 3 का लिखना पड़ेगा। इसका वोट जब करेंगे तो इसका वोट भी कितने का लिखना पड़ेगा? इसका वोट W का, और इसका 3 का। जबकि इसका वोट लें तो बस W का एंड N2 2 ही लोग का लिखना पड़ेगा। और डेफिनेटली जब इसका वोट अगर लेते हैं तो हम इसी का वोट लेंगे जिसका वोट जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। अगर स्पेशली मेंशन नहीं है तो हम लोग कहाँ पे टॉर्क लेके बैलेंस करते हैं? जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि मैक्सिमम तो फोर्स का टॉर्क जो है 0 हो जाए, हमें लिखना नहीं पड़े, हमें कम लिखना पड़े, हमें कम लिखना पड़े। इसे तो गेम है, कम से कम लिख करके हम काम कर लें। समझ आई बात? तो इसका वो टॉर्क ले रहे हैं, F का टॉर्क कितना हो गया? 0। N1 का कितना हो गया? अब इसका वोट बताओगे, N2 का क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? N2 का क्लॉकवाइज, और W का इसका वोट, और एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपस में इक्विलिब्रियम में होने क्या चाहिए? बराबर। फिनिश हो गया। बताओगे बेटा इधर N2 का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इनको बोलने देंगे। N2 का क्लॉकवाइज है, मैग्नीट्यूड बताओगे। ये N2 वाले फोर्स वाले लाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया बाई है, तो कितना हो गया? N2 इंटू बाई। क्लियर हो गया लोगों को? क्लॉकवाइज में कितना लिखे? N2 इंटू बाई। और ये W का ये लाइन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x1 मान लें, तो W इंटू x1 इक्वल टू N2 इंटू बाई।
x1 एंड y क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री से पता हो जाएगा। मैं x1 एंड y कहाँ से पता हो जाएगा, समझ नहीं आया। N2 का क्लॉकवाइज और FW का, N2 का क्लॉकवाइज या W का, बोलो बोलो। N2 का क्लॉकवाइज या W का एंटी क्लॉकवाइज। किसको दिक्कत हो रही है N2 का क्लॉकवाइज, किसको किसको नहीं दिख रहा? अरे सबको दिखना चाहिए, वो तो ऑब्वियस है। N2 का क्लॉकवाइज और N1 W का। बाकी जो ज्योमेट्री से देख लेंगे, अब डंडा का दे रहा हूँ, थियोरेटिकली आपको समझ में आ गया। लेटर भी तो आप घर पे एक बार जाके देख लेंगे कि लेटर कहीं कोने पड़ा होगा तो एक बार देखेंगे उसको कि ऐसा रखते हैं। मास्टर ने लेटर का क्वेश्चन करवाया था, रफ सरफेस टिकाते हैं, जहाँ पे रफनेस होता है उसको डालते हैं, रफनेस में डालते हैं वहाँ पे, ताकि हम सॉलिड रहें। ये दिया हुआ कितना रहेगा, कुछ दिया रहेगा, ये एल दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ, मैनेज कर लोगे आगे। सेंटर मास कहाँ डंडे का होता है, ठीक है यार, ये थीटा है, ये वाला आएंगे, पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ये डिस्टेंस के बारे में कौन बताएगा, ये डिस्टेंस के बारे में L/2, ये डिस्टेंस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, जिसको दिक्कत बता देगा। ये L/2, इधर कंपोनेंट L/2 cos थीटा, पूरा ये L, ट्रायंगल के सामने कौन सा कंपोनेंट, L sin थीटा। जिसको दिक्कत है बता देगा। ये सब क्वेश्चंस में आपको तो खुद ही देखना पड़ेगा। डिस्टेंसेस को मान लिया था वेक्टर में, इसलिए पढ़ाया गया था कि ऐसे cos थीटा sin थीटा लिखना, ताकि अब कंफर्टेबल हो चुके हो आप। N2 और इधर क्या, N2 और इधर W। हम टॉर्क किसका वोट ले रहे हैं, इसका वोट टॉर्क ले रहे हैं, तो वो दोनों का हमें कोई जरूरत ही नहीं है। कितना हो गया बताओ बताओ बताओ, N2 इंटू L इंटू साइन थीटा इजिकल टू W इंटू L/2 इंटू कॉस थीटा। फिनिश। क्या पता है, W पता, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 की वैल्यू W/2, थीटा पता रहेगा जो क्वेश्चन में दिया। अब इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं कि 53 डिग्री लिख दूं तभी तुम मानोगे कि हाँ दिया हुआ, 37 डिग्री लिख दूं या 45 लिख दूं या कुछ 60 और 30 लिख दूं तभी तुम्हें लगे कि हाँ लिखा है। हाँ जी, W तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका वो किधर घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाएगा। W वाला ये लाइन है, जिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L/2 है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, L/2 cos थीटा। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है बता देगा। N2 की वैल्यू निकल गया तो F की वैल्यू निकलना नहीं निकलेगा, N2 निकलेगा तो F की वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया को लोगों को? तो आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं। बाकी ना जो आपको पिछली क्लास में न्यूटन वाला सीट दिएगा तो उसमें एक स्प्रिंग का क्वेश्चन है, वैसे पूरा बता दूंगा अगली क्लास में। वैसे उसमें इंश्योर कर लेंगे, उसमें एक्सटेंशन पूछा गया, जो करा होगा उसके बारे में बोल दे रहा हूँ। स्प्रिंग का लंबाई कितना है, √3r आ जाएगा, जो फोटो दिखाया हुआ, और नेचुरल लेंथ r दिया हुआ। तो एक्सटेंशन के लिए तो क्या निकालना पड़ेगा, माइनस करके निकाल लोगे। अगली क्लास में सोल्व भी कर दूंगा उससे।